मधुरमा प्रेजेंट्स पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट विद आरजे प्रतीक आप देख रहे हैं। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट द नेम, जो कला भी है विज्ञान भी है। जब कला और विज्ञान को एक साथ मिलाओ तो हमारे लखनऊ के एक लेजेंडरी, या ये मैं कहूँ लिविंग लेजेंड आते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी। सो नाउ ही इज गोइंग टू बी टुडे विद अस इन दिस एपिसोड। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट। थैंक यू। मैंने जो सबसे ज्यादा आज भी जिस फिल्म को मैं कभी भी लगा करके देखने लगता हूँ, दैट फिल्म इज इशकजादे। उसमें वो जो आपका कैरेक्टर है इशकजादे मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट इशकजादे को जाता है। आज जब लखनऊ को देखते हैं और जब बीते हुए लखनऊ को देखते हैं, कैसा फर्क, कितनी तरक्की, क्या महसूस करते हैं? बहुत फर्क हो गया प्रतीक कि लखनऊ हैज ऑल एडवांटेजेस ऑफ बिग सिटी बट नो डिसएडवांटेज ऑफ बिग सिटी। तो पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट में, क्योंकि जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ, मधुरमा, इनका भी अपना एक लेगेसी 1825 से दे हैव स्टार्टेड। आई नो आना का मौका नहीं लगा, लेकिन इनके बारे में सुनता बहुत अरसे से रहा हूँ। बहुत ही मशहूर जगह रही है ये लखनऊ। देखिए, ये मैं देख रहा हूँ पहली बार कि जलेबी में भी इन्होंने पिस्ता और काजू डाला। मतलब जलेबी मैंने आज तक खाई, ऐसी कभी नहीं खाई। तो अगर सर लखनऊ की और यूपी की जो थिएटर लेगेसी है, इसको बनाए रखना है, बरकरार रखना है सबको मिलके, तो क्या टिप्स देंगे आपकी? क्या मुझे लगता है कि मेहनत हर चीज चाहती है। बिल्कुल सर। और जब आप मेहनत करते हैं तो उसका नतीजा आपको मिलता है। दिक्कत यह है कि लखनऊ के लोगों को ही अपने आर्टिस्टों को इज्जत देनी होगी, जो नहीं मिलती। मैंने सखारम बाइंडर भी किया, मैंने वो कैसानोवा भी किया, पंचीजा पंचिया में जो गरम मसाला है। बिल्कुल। मैंने माइथोलॉजिकल अर्जुन भी किया वीर अभिमन्यु में। मैंने हिस्टोरिकल भी किया, मैंने औरंगजेब का रोल किया शाहजहां में। आज मुझे कोई छोटा सा भी रोल मिलता है तो आई ट्राई टू वर्क हार्ड ऑन दैट एंड डू इट। और मेरे हिसाब से कोई रोल छोटा बड़ा होता भी नहीं है। तो भाई साहब, मतलब जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था जिस मोमेंट का, वो मोमेंट अभी फिलहाल मेरे सामने आ चुका है। एंड क्योंकि हम भी लखनऊ की गलियों से इत्तेफाक रखते हैं और सर भी लखनऊ की गलियों से इत्तेफाक रखते हैं। मधुरमा प्रेजेंट्स पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट विद आरजे प्रतीक। मेरे साथ में आज लखनऊ की, ना सिर्फ बल्कि बॉलीवुड की, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जिनके लिए हम ये कह सकते हैं कि लोग कहेंगे ना कि भाई कुछ तो छोड़ दो, ये पढ़ाई में भी अच्छे थे, ये कला में भी अच्छे थे। पढ़ाई में अच्छे थे तो साइंटिस्ट और इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे, सीडीआरआई जैसी जगहों पे कार्य कर गए, और कला में अच्छे थे तो बड़ी बड़ी फिल्में बना दी। सर कैसे हैं आप? नमस्ते। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट। थैंक यू। तो सर, वैसे लखनऊ वाले खाना, गाना, इन सारी चीजों के लिए जाने जाते हैं, कला के लिए जाने जाते हैं, हुनर के लिए जाने जाते हैं। तो हमने सोचा सारी चीजों को एक साथ मिलाते हैं और खाते खाते बातचीत करते हैं। जरूर, बिल्कुल। तो पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट में अभी मैं, क्योंकि जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ, मधुरमा, इनका भी अपना एक लेगेसी 1825 से दे हैव स्टार्टेड। आई नो आना का मौका नहीं लगा, लेकिन इनके बारे में सुनता बहुत अरसे से रहा हूँ। बहुत ही मशहूर जगह रही है ये लखनऊ की। और सर करीब मतलब 200 साल की जो इनकी लेगेसी है, 1825 से 2025, वहां से शुरू करते करते आज यहाँ पे आए हैं। तो मैंने आपके आने से पहले, कॉज आपने बताया कि मैं यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ प्रतीक, तो मैंने इसीलिए पहले ही आपके आने से सोचा कि पहले से कुछ यहाँ की जो स्पेशल चीजें हैं, जैसे यहाँ की दही जलेबी है या कचौड़ी पूड़ी और वो रसेदार सब्जी है, तो वो सब ऑर्डर किया है, वो आएगा। लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, या इस पॉडकास्ट को शुरू करना चाहूंगा विद दिस क्वेश्चन कि आज जब लखनऊ को देखते हैं और जब बीते हुए लखनऊ को देखते हैं, कैसा फर्क, कितनी तरक्की, क्या महसूस करते हैं? बहुत फर्क हो गया प्रतीक। एक जमाने में कहा करता था कि लखनऊ हैज ऑल एडवांटेजेस ऑफ बिग सिटी बट नो डिसएडवांटेज ऑफ बिग सिटी। लेकिन अब वो जो डिसएडवांटेजेस भी हैं वो भी लखनऊ में शामिल हो गए। जैसे जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है ट्रैफिक का। ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया, सड़कों पे चलना दुश्वार हो गया। एक जमाने में मुझे याद है, मैं इक्के पे चलता था, तांगे पे चलता था। अच्छा। रिक्शा उस जमाने में सबसे महंगी सवारी मानी जाती थी। इक्के तांगे पे चलते थे और आराम से। अब आज आपको इक्के तांगे दिखाई नहीं दी, क्योंकि जगह नहीं है उनके चलने के लिए। पैदल चलना दुश्वार हो गया है। मैं सामने जिस गली में रहता हूँ
मैं अपने पुरानी मकान में रहता हूँ, 1954 में मेरे पिताजी ने बनवाया था, तो आई प्रिफर टू स्टे देयर। मेरा बेटा शिफ्ट हो गया। हाँ। तो अब आप सोचिए, मैं सड़क में सामने मंदिर है, हाँ। मैं घर से निकल करके 2 मिनट दर्शन करता हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया पार करना। तो अब लखनऊ में वो डिसएडवांटेजेस भी शामिल हो गए हैं जो कि एक बड़े शहर के होते हैं। तो ये फर्क, बहुत बड़ा फर्क हो गया। हालांकि मेरे देखते देखते बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन गए हैं, मेट्रो आ गई है, तमाम साधन हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो पिछले कुछ सालों में हुआ है बहुत ज़्यादा है, और उस हिसाब से शहर या एडमिनिस्ट्रेशन हमारा मैनेज नहीं कर पा रहा है। वो चीज़ कहीं ना कहीं एक सामने आ रही है। बिल्कुल। तो सर, जब बीते हुए कल को देखते हैं, जब वो गलियों में दौड़ता हुआ लड़का देखते हैं, हाँ। एक छोटा अनिल देखते हैं, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसने परिकल्पना की थी कि आने वाले समय में लखनऊ ऐसा होगा। क्या वो परिकल्पना उतनी सही है या उससे कुछ आगे है या उससे कम है? ऐसी कल्पना तो सोची ही नहीं थी कि इस ढंग से इतना एक्सपेंशन। जैसे मुझे याद है कि लखनऊ जो है निराला नगर तक इधर सीमित रहता था। हाँ। वहाँ उधर आप चारबाग जाएं, चारबाग तक सीमित रहता था। आप हरदोई रोड पे जाएं तो चौक से थोड़ा आगे ठाकुरगंज तक सीमित रहता था। लेकिन आज तो हर तरफ कम से कम 20-20, 25-25 किलोमीटर एक्सपेंड हो गया है। तो खैर ये अच्छा भी है, तरक्की हुई है, कम्युनिकेशन में तरक्की हुई है, संपर्क करने में तरक्की हुई। आज मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, और तो जाहिर है टेक्नोलॉजिकल बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। लेकिन ये जो बड़े शहर के जो मैंने डिसएडवांटेज वाली बात की, ये ज़रूर है, इसके लिए हमारे शहर को अभी शायद हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए इतना तैयार नहीं अपने को कर पाए। या ज़्यादा होमवर्क की ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कमिश्नर को भी मैंने पहले भी चिट्ठी लिखी, अभी भी चिट्ठी लिखी, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी एडमिनिस्ट्रेशन को और सख्त होना पड़ेगा। जैसे कि लखनऊ का आपने बात की, लखनऊ का कल्चर बड़ा ही सॉफ्ट कल्चर रहा है। हाँ। मतलब यहाँ गाली भी देते हैं तो आप कह के गाली देते हैं कि आप गधे हैं या आप ऐसे से। तो वो कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं अभी वो बाकी रह गया, तो उतनी सख्तियाँ नहीं हो पाती। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन में इस समय ज़रूरत है सख्ती की। बिना सख्ती के मुझे लगता है, मेरा मानना ये है प्रतीक कि दुनिया भर में इंसान की फितरत एक ही होती है। सही बात है। लेकिन जहाँ डंडा रहता है, जहाँ डंडा रहता है, वो फिर डंडा जो है जब बराबर आपके सर पे रहता है तो फिर वो आपकी आदत हो जाती है। फिर आपके सर पे डंडा हो ना हो, आपको लगता है डंडा है मेरे सर पे। सही बात है। वो कल्चर अभी यहाँ नहीं डेवलप हुआ है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमें आगे बढ़ना है, आगे तरक्की करना है, तो हमें इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना होगा। तो जैसे लखनऊ की अगर हम बात भी कर रहे थे, आपने बोला सख्ती की बात बोली, और ये बात बिल्कुल सही। अनुशासन जब तक नहीं आएगा तब तक जीवन बिल्कुल जानवरों वाला हो जाएगा। बिल्कुल। तो लखनऊ वालों की कौन सी ऐसी आदतें जो आज आप देखते हो और आपको हर्ट होता है और आप पीछे पलटते हो, सोचते हैं यार ये तो मेरा लखनऊ, ये तो नहीं था? कौन सी, अगर कुछ आप ऐसा कुछ बताना चाहे, कोई किस्सा सुनाना चाहे? जैसे हम लोग आपस में मिलते थे, जिस ढंग से हम लोग एक दूसरे को विश करते थे, जिस ढंग से हम मोहब्बत से मिलते थे, आज ज़माना इतना फास्ट आ गया है कि ये जब से मोबाइल आ गया है, अब जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी आदत है कि अगर मुझे मालूम होता मेरे किसी दोस्त की बर्थडे है आज, तो मैं फ़ोन करता हूँ उसको। लेकिन वो रेसिप्रोकेट नहीं होती है, क्योंकि व्हाट्सएप का ज़माना आ गया है, फेसबुक का ज़माना आ गया, लोगों ने फेसबुक पे डाल दिया, आपको बर्थडे विश कर दी। तो वो एक जो पर्सनल टच होता था, वो जो मोहब्बत होती थी, वो नज़दीकी जो होती थी, वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। हालांकि जैसे मैंने बताया, हम पुराने लोग भाई, मैं तो पुराने लखनऊ में पैदा हुआ, पुराने लखनऊ में ही बड़ा हुआ। मेरी एजुकेशन भी जुबली कॉलेज में हुई, उसके बाद यूनिवर्सिटी आया, तो वो भी ये सब पुराने लखनऊ के ही हिस्से में। हमें लखनऊ भी 105 साल पुरानी हो गई है। तो मेरा तो दायरा वही रहा हो। तो वो चीज़ें जो हैं, वो आज जब आप बड़े लखनऊ को देखते हैं, वो चीज़ें मिस करते हैं। वो जो मोहब्बत है, जो एक दूसरे के लिए लगाव है,
वो चीजें लैक करती। क्योंकि मोहब्बत का ही शहर था और वो कहीं ना कहीं मोहब्बत ही कम हो गई है। तो ये कह सकते हैं सर कि जो सोल है वो अब धीरे धीरे निकलती जा रही है। बिल्कुल आदमी जो है बहुत ही मेटेरियलिस्टिक हो रहा है। वो मतलब हम जैसे रहते थे, मुझे याद है मेरे पिताजी 6 भाई थे, कम से कम एक 40-50 लोगों की फैमिली हमारी एक मकान में रहती थी। अब आज हम मम्मी बीवी हम 2 लोग रहते हैं एक मकान में। मेरा बेटा है वो अलग, अपने बेटे के साथ 3 लोग अलग रहते हैं। तो वो चीजें जो है वो खत्म हो रही है। शायद समय की जरूरत भी हो, ये मुझे मालूम नहीं। एग्जैक्टली। तो क्योंकि मेरी तो थिंकिंग भी वही पुरानी है, जड़ों वाली। हाँ। सर आपकी बात से खुशबू आ रही है मुझे दरवाजे के उस पार, और कुछ लिए खड़े भी हुए साहब, तो मैं उनको बुलाऊं अंदर? जरूर जब आपकी इच्छा हो। ये बात बिल्कुल सही है सर। मतलब कभी कभी हम लोग आज ही मैं आपको बताऊं, सुबह अभी मैंने देखा मेरे 2 CDRI के ITRC के दोस्तों की बर्थडे, मैंने उनको फोन किया, तो दे वर शॉक्ड टू हियर माय वाइफ, अरे सर आपको मेरी बर्थडे याद है। तो बड़ी खुशी होती है लोगों को जब मैं उनको विश करता हूँ या जब मुझे लोग विश करते हैं, तो एक वो जो पर्सनल रेपो बनता है, दैट इज लैकिंग। अब तो तीज त्योहार भी लोग जो है ना सर एक दूसरे को विश नहीं करने जाते हैं ना। पहले कितने गिफ्ट्स, मिठाइयां। शादी आदमी के मैं आपको बताऊं, अभी मेरे एक दोस्त के यहाँ शादी है, उन्होंने मुझे कार्ड भेज दिया, मुलाकात उन्होंने कहा भी नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। क्योंकि जब तक देखिए ना, एक भाई आप किसी को इनवाइट करते हैं तो उसके लिए आप एक रेस्पेक्ट रखते हैं, आपकी उसके कोई मोहब्बत है, लगाव है, जिसकी वजह से आप उसको बुलाते हैं। अब आपने कार्ड भेज दिया, ठीक है भाई, मैंने भी कार्ड देख लिया, बात खत्म हो गई। कम से कम मैं नहीं करता हूँ। लोग कहते हैं, मैं साहब कह देता हूँ भैया आप, बहुत से लोग मुझे कहते हैं साहब मैं घर पे आके कार्ड देना है। मैंने कहा नहीं यार, घर आने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप पे भेज दो। लेकिन व्हाट्सएप पे भेज के एक कम से कम जो एक कर्टसी वो तो निभाओ यार। वो कर्टसी भी खत्म हो रही है। बिल्कुल सर। पहले सर शादियों में जो सबसे बड़ा काम होता था वो ये होता था कि कार्ड बट रहे, कार्ड बटने महीनों कार्ड बट रहे, लिस्ट चल रही है, जिनको बाहर पोस्ट होना है उनको फोन जा रहा है, उनको चिट्ठी जा रही है। जानते हो मैंने एक चीज होती थी जाफत, जुनार। अच्छा। जुनार में क्या होता था कि आप हर घर को इनवाइट करते थे, वेदर इट इज रिलेटेड टू यू और नॉट रिलेटेड टू। क्या होता है जुनार? क्या था? जुनार कहते थे उसको, जाफत जुनार। अच्छा। जाफत उर्दू शब्द है, जुनार शायद हिंदी हो। हाँ। तो यहाँ चौक में एक जगह, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उनके यहाँ लास्ट मैंने खाई थी। उसमें क्या होता था कि जो आपको लेके जाता था, एक पत्तल तो आपको खाने को मिलती थी, एक आपको घर ले जाने को मिलती थी, और जो आपके साथ जाता था उसको मिलती थी। मतलब एक आदमी को 3 खाने मिलते थे। ये हाँ, ये बात सर पता है, इसके पीछे भी एक सेकंड सर, कॉफी आई है, लेंगे क्या? चाय है, चाय सर ले लेंगे। मैं कोई शौकीन नहीं हूँ, लेकिन परहेज भी नहीं है। हाँ। और अभी ना वो जो ब्रेकफास्ट वाला था वो लेकर के आइए पहले, ठीक? 2-3-4 मिनट। ये सोचो कि चाय में हमेशा कंपनी पीता हूँ, घर में मैं कभी चाय पीता ही नहीं। कहाँ की पीते हैं? मैं कड़ाके की जाड़े में रहा। हाँ। तमाम वेस्टर्न कंट्रीज में रहा, 2-2 साल 1.5 साल रहा, कभी मैंने चाय छुई नहीं। सर शुगर फ्री और लाइक? नहीं, शुगर लेंगे? हाँ। लेकिन ये है कि भाई चाय चूंकि कल्चर में शुमार हो गई तो साथ देने के लिए पी लेता हूँ मैं भी। डाल दो। मेरे साथ ये अच्छा रहा, मैं चाय, कॉफी, शराब, सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू कुछ नहीं लेता हूँ। सर बहुत अच्छी बात, और मुझे इसलिए गर्व हो रही है बात जान करके कि सर जैसे मैं तो थोड़ा काम करता हूँ। मैं जेब में इलायची लौंग रखता हूँ, वो जरूर मैं लेता हूँ। मीडिया में ये चीज सर बहुत कॉमन है ना, लोग कहते हैं कि अरे ये तो नेटवर्किंग के लिए सिगरेट पीनी पड़ती है या शराब पीनी पड़ती है। नहीं, मुझसे लोग कहते हैं आप कैसे कलाकार हैं जो आप शराब नहीं पीते, आप कैसे कलाकार हैं जो आप चाय नहीं पीते। आज सर मुझे ना बड़ा अच्छा लगा सुन करके, जब आपने अभी पूछा, आपने बोला ना कि मैं लहसुन नहीं खाता हूँ, तो सर मैं भी लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ। तो मुझे सुन करके बड़ा अच्छा लगा कि चलो
कोई तो साथ में है हमारे। वरना आमतौर पे तो लोग कहते हैं आप लखनऊ में रहते हैं नॉनवेज नहीं खाते। मुझे पहली बार पता लगा हाँ। कि ऐसे खाने को जैनी खाना कहते हैं। हाँ, जैन फूड। आई डिडंट नो दैट। मुंबई में बोलते जैन हैं। हमारे बहुत मित्र हैं, सब हैं। तो मैं यहाँ गया था, सिंगापुर गया था और साउथ ईस्ट एशिया गया था। तो जब हमने उनको बोले अच्छा आप जैनी खाना खाते हैं, वहां मैंने पहली बार ये टर्म सुनी, जैनी खाना। हालांकि जैन भी लोग मेरे दोस्त हैं, लेकिन कभी उनके मुंह से मैंने ये टर्म नहीं सुनी कि अगर प्याज लहसुन नहीं तो जैनी खाना। हाँ, सब मुंबई वगैरह में भी जब जैसे कभी मैं गया और मैंने बोला कि भाई मैं नहीं अनियन गार्लिक लेता, तो अच्छा जैन फूड, जैन थाली, जैन फूड, या फ्लाइट वगैरह में भी वो जैन फूड के लिए वो अच्छा फ्लाइट में भी जैन फूड नाम लेते हैं। फ्लाइट में तो वो जैन फूड, जैन कम्युनिटी इज नाउ फेमस फॉर सात्विक फूड। हालांकि तमाम जैन सब खा रहे हैं लॉट्स ऑफ। अभी मतलब वही है ना कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लखनऊ में रहते हैं लेकिन आप नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा ये बात वही हो गई कि इसका मतलब ये तो वही हो गया कि अगर जिस फूड को फुटेज नहीं मिली है, वेज हमारे यहाँ का फुटेज नहीं मिला है अगर, तो इसका मतलब कि ये बात सही है। लखनऊ जो मशहूर है वो नॉनवेज फूड के लिए ही ज्यादा है। भाई वो किनकी बिरयानी है और टुंडे के कबाब है, वो बिरयानी कौन है, क्या नाम है उसका? हाँ सर, मतलब मैंने भी एक दो जैसे लल्ला वल्ला की ये सब। अगर मैं तुम्हें बताऊं, बॉम्बे में जब मैं था तो एक लड़की हमारी बहू का रोल करती थी, तो उससे फिर रेस्टोरेंट खोला वहाँ, कौन सी जगह बड़ी फेमस। तो उसने मुझे लिखा कि सर हम लखनऊ की डिशेस हमें बताइए, नॉन वेज डिशेस जो बहुत अच्छी होती हैं वो हम यहाँ रखना चाहेंगे। तो मैं तो नॉन वेज खाता नहीं, तो बताऊंगा क्या। तो उस समय ये नवाब साहब जिंदा थे, मीर जाफर जी। तो मैंने इनसे, अरे बोले हुजूर मेरा तो आर्टिकल है इस पे। मैंने कहा मुझे भेज दिया, मैंने उसको भेज दिया। सर नहीं, यही होता है। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग बैठे भी है ना सर मधुरमा में, जब हमने इस पॉडकास्ट को सोचा भी था कि इसको करना है, तो मेरे दिमाग में ये था कि हम लखनऊ की लेगेसी को, लखनऊ की बातों को, नॉनवेज नहीं होता होगा, कुछ भी नहीं सर। दे आर फेमस फॉर प्योर वेज फूड, सात्विक फूड बेसिकली। ये बात। और इन्होंने अपने मतलब खाने में इतना एक्सपेरिमेंट, और मुझे लगता है कि मधुरमा को एक ये बहुत बड़ा, क्योंकि अमीनाबाद से इन्होंने शुरू किया था। लखनऊ का जो पुराना नया लखनऊ है, नया लखनऊ को पुरानी लखनऊ की मिठाइयों से जोड़ने का काम किया। मैं इनको अमीनाबाद से ही जानता हूँ, क्योंकि अमीनाबाद में मेरे पिताजी की भी कपड़े की दुकान थी 1920 से। 1920 से थी उनकी शॉप। अच्छा। वो हम लोगों ने फिर ख़त्म कर दी थी 1965-66 तक, फिर हमने छोड़ दिया था वो काम। लेकिन थी तो मैं तब से मैं इन लोगों का नाम सुनता रहा हूँ। नहीं, और बहुत मेहनती हैं सर, एक एक चीज़ में बहुत काम करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, होस्टिंग जो है वो यहाँ की सबसे फेमस है। आज कहीं देश विदेश से कोई भी व्यक्ति लखनऊ अगर आता है तो उसका फर्स्ट चॉइस जो रहता है वो यही रहता है। चलो मैं भी मेक इट अ पॉइंट। बिल्कुल सर। सर मैं एक प्रश्न यहाँ पर ये रखना चाह रहा था कि अभी हमने जैसे पुराने लखनऊ की बात करी, चीज़ों की बात करी, जब आप दूसरे शहर जाते हैं या दूसरे शहर का सपना देखा आपने जब कि भाई फिल्में करेंगे या एक्टिंग, ये कहाँ से मन में आया कि आप, क्योंकि आमतौर पे उस वक्त तो इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, या थिएटर वगैरह में काम करने अगर जाएं तो लोग कहते थे कि अरे नचनिया बनोगे या ये बनोगे। जैसे मुझे सुनने में आता था, हमारे एक रिश्तेदार कहते थे, जब मैं कहता था कि मुझे म्यूजिक सीखना है या इस फील्ड में जाना, तो दे यूज्ड टू से कि अरे तुम भड़ैती करने लग जाओगे क्या। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो अवधि में प्रयोग किया जाता था तो वो करते थे। आपके समय में क्या ये मुश्किल था या आसान था? नहीं, हमारे समय में ये जरूर था कि हमारे जिस इलाके में रहता हूँ राजा बाजार में, तो वहाँ बाग मक्का है पास। अच्छा। तो वहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा मैदान है जो चारों तरफ घर हैं, तो वो लोग, उनके यहाँ थिएटर का पुराना कल्चर था। अच्छा। वो ऐसे था कि उनके पड़ोस में एक दो बंगाली बाबू रहते थे। अच्छा। एक सुधांशु बोस और स्वराज बोस। और बंगालीज में तुम जानते हो कि जाना जाता है कि इनहेरेंट टैलेंट। लिटरेचर जी जो थे वो डायरेक्ट करते थे, प्ले स्वराज बोस मेकअप करते थे। तो वो चूंकि पड़ोस में रहते तो उन लोगों ने कहा कि भाई ऐसी चीजें आप शुरू करिए। लेकिन उस जमाने में फीमेल रोल भी मेल्स करते थे। अच्छा। मेल ने भी जब थिएटर शुरू किया तो हमें भी फीमेल आर्टिस्ट की प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ लखनऊ में कुछ लड़कियाँ ऐसी थी, मतलब प्रोफेशनल शब्द आजकल बुरा माना जाता है, तो मैं प्रोफेशनल तो नहीं कहूँगा,
लेकिन वो लड़कियां नाटक करती थी और उसका पैसा चार्ज करती थी। मतलब कि 50 रुपए उस जमाने में देते थे, और मेरा ख्याल है कि जैसे यहाँ पर वो है लाटू रोड के पास में वो बंगालीज का जो इलाका है, अच्छा, हीवेट रोड, हेविट रोड के साथ में अंदर बंगाली क्लब और जहाँ पे है, अरे वो सुंदरबाग, अच्छा सुंदरबाग, वहाँ एक फैमिली रहती थी, वहाँ कई लड़कियां थी। ओके। तो वो थिएटर करती थी, अपना पैसे लेती थी और रिक्शे का किराया लेती थी उनके। तो प्रमोद जी आई, प्रमोद वाला आई, ऐसे एक सोना चटर्जी आई थी वहां से, कलकत्ता से। फिर धीरे धीरे जब हमने थिएटर शुरू किया तो हम रिहर्सल करते थे, तो उनके गार्जियंस देखते थे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी लड़की भी काम करेगी। सो दैट्स हाउ पारिवारिक लड़कियों ने आना शुरू किया थिएटर में। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। फिर थिएटर फिर धीरे धीरे एक्सपेंड हो गया, लेकिन शर्त ये रहती थी कि लड़कियों को जैसे नहीं दूर रिहर्सल है तो आप पिकअप करके लेके जाएंगे, आप उनको छोड़ने आएंगे। अब तो लड़कियां लड़कों को छोड़ती हैं। ये फैक्ट है। मैं अपने स्कूटर पे मैं 2-2 और कभी कभी 3-3 को एक साथ मैंने छोड़ा है। पंछिया प्ले करते थे, वो जो गरम मसाला पिक्चर आई थी, तो गरम मसाला क्या है कि अक्षय कुमार 3 लड़कियों से फ्लर्ट करते, तीनों एयर होस्टेसेस। तो मैंने अक्षय को बताया जब मैं उनके साथ मिशन रानीगंज शूट कर रहा था कि आप वाला रोल मैं करता था। कहले आप? मैंने कहा भैया मैं भी कभी जवान था। अरे रे रे रे। मैंने जॉन को बताया, मैंने परेश रावल जी को बताया कि ये प्ले, ये जो आपने गरम मसाला की है, आपने तो लेट 90s में की है, मैं सन 76 से प्ले कर रहा हूँ और 400 शो मैंने किए पूरे हिंदुस्तान भर में, एंड इट इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी दैट आई हैव एवर परफॉर्म। तो क्या बात है सर, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार रिक्रिएशन होना चाहिए लखनऊ के आर्टिस्ट लोगों को लेकर के इस प्ले का। नहीं, अभी किया था, अभी संगम बहुगुणा ने हमसे बात करके कि हम करना चाहते हैं। मैंने कहा करो, हम तो कर नहीं रहे। उन्होंने किया था, प्ले अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था। वेरी नाइस सर। तो फिर उसके बाद में थिएटर से आप जुड़ गए और थिएटर का जुड़ाव हो गया, और घर पे माता पिता या और लोग जो थे नहीं, घर पे मुझे सपोर्ट मिली। बल्कि मैं आपको बताऊं, मेरा थिएटर कैरियर, मेरा साइंटिफिक कैरियर और मेरा जिंदगी का कैरियर, मतलब मेरी शादी, ये सब 1962 में हुई। अच्छा, 1962। थिएटर मैंने 1961 से शुरू किया था। तो आप सोच लीजिए कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि नई नई शादी भी हुई है, आप साइंस भी कर रहे हैं, आप थिएटर भी कर रहे हैं। सो दैट वे आई वाज लकी कि मुझे, आई मस्ट से प्रतीक, कि इस मामले में ईश्वर की मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही कि लोगों को घर से तो सबको सपोर्ट मिलती है, लेकिन मैं यहाँ जॉब करता था, वहाँ से मुझे सपोर्ट मिली। मेरे जो 7 एक्टर्स थे, मुझे उनकी सपोर्ट मिली। तो उस सपोर्ट का फायदा मुझे ये हुआ कि वॉट एवर आई कुड लिटिल अचीव। अब उस जमाने फिल्म के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप फिल्म करेंगे। सही बात है। सिनेमा जाना तो बहुत दूर की बात हुआ करती थी। रेडियो पे आप चले जाएं, बहुत बड़े, मतलब आप ये सोचिए कि हमारे जमाने में रेडियो घर पे हो, ये बहुत बड़ा एसेट माना जाता था। और उस जमाने में रेडियो के लाइसेंस बनते थे पोस्ट ऑफिस से। जब आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आप पकड़े गए तो आपके ऊपर जुर्माना हो। तो आप रेडियो नहीं चला सकते थे विदाउट लाइसेंस? बिना लाइसेंस नहीं चला सकते। अरे, और वो एरियल लगते थे, लंबे लंबे वो आते थे, वो महीन तार के बने हुए, और लोग घूमते थे, उनको पता लग जाता था कि इनके घर में रेडियो है, उनका लाइसेंस नहीं है। दे वर फाइंड। ओह यस। तो मतलब वो चोरी समझी जाती थी कि आप बिना लाइसेंस के आप रेडियो। तो रेडियो आर्टिस्ट को बहुत बड़ा माना जाता था। मेरे साथ ये हुआ कि जयदेव शर्मा कमल जी मेरे थिएटर के गुरु भी रहे जी। मैं रेडियो नाटक सुनता था क्योंकि नाटक का शौक था मुझे। मेरे घर में एक रेडियो, मेरे भाई साहब एक बड़े कजिन थे, उनके ससुराल से मिला था उनको रेडियो। अच्छा। हाँ, तो हम लोग सब उसके चारों, जैसे जब टीवी आया लोग टीवी के इर्द गिर्द बैठते थे, वैसे हम रेडियो के इर्द गिर्द बैठते थे। तो उसमें मैं नाम सुनता था, प्रस्तुत करता जयदेव शर्मा कमल। जयदेव शर्मा कमल जी इत्तेफाक से हमारी दुकान के कस्टमर थे। अच्छा। हाँ, तो मैं, गर्मी की छुट्टियां होती थी पहले, अब तो सब टाइम बदल गया है। पहले 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां होती थी। स्कूल बंद हो जाता था। 7 जुलाई को स्कूल खुलता था। 7 जुलाई डेट फिक्स थी। तो मैं अक्सर दुकान, तो भाई साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो मैं कमल जी से मिलवाए।
अरे मुझे लगा जयदेव शर्मा कमल, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, मैं किसको देख रहा हूँ? जिसको मैं पीछे पर्दे पे सुनता था उनको मैं आंखों के सामने देख रहा हूँ। क्या बात है। आई कुडंट बिलीव माई आईज कि मैं जयदेव शर्मा कमल। ये फैसिनेशन होता था रेडियो आर्टिस्ट का उस समय में, दैट फैन मोमेंट। और मैंने सोचा भी नहीं था कि एक जमाने में फिर मैं आगे इनके साथ काम करूंगा, इनसे मुझे सीखने का मौका मिलेगा। इसी तरीके से दूरदर्शन का, लखनऊ में नहीं था दूरदर्शन, दिल्ली में था। दिल्ली में था। तो मेरे एक दोस्त थे, वहाँ रहते थे कौन सी पार्क, ग्रीन पार्क में। तो उसमें एक प्रोग्राम आता था, उसमें एक साहब वो पढ़ते थे, वो हमारे दोस्त फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर। मैंने उनको देखा, अरे मैंने कहा यार यही आदमी जिसको मैं टेलीविजन पे देखता हूँ, मैं इनको आमने सामने देख रहा हूँ। हाउ लकी आई एम टू सी हिम। यू सी, ये ग्लैमर था, ये फैसिनेशन था उस जमाने में। तो आप सोच नहीं सकते कि कभी हम सिनेमा में जाने की सोचेंगे, बट एज द थिंग्स वेंट ऑन, देखिए हर चीज़ मेरा मानना है डेस्टाइन्ड होती है। डेस्टिनी जो है वो आपको बनाती है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रहे, माँ सरस्वती की कृपा रहे। तो भाई जब मैं प्ले कर रहा था तो मेरे एक साथी मिले इनकम टैक्स में, तो बोले अनिल तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी, तुम रेडियो में ऑडिशन क्यों नहीं देते हो? अरे मैंने कहा मैं रेडियो में? अरे हाँ चलो मैं तुम्हें दिलाता हूँ ऑडिशन। दिया ऑडिशन, पास हो गया। क्या उम्र थी तब? मैं 43 बॉर्न हूँ, मैं 30 साल का था, 28 साल का था, 71 से मैं रेडियो में। अच्छा, मतलब उस एज पे ये फैसिनेशन था। आप सोचिए, बच्चा नहीं था मैं। तो सर मतलब साइंस भी और कला भी, फैमिली भी, ये तीनों चीजें जैसे आपने बताया कि सब साथ में चलते चलते गई, फैमिली सपोर्ट भी मिला और साथ साथ कहीं ना कहीं वो डेस्टिनी भी थी कि जो आपको इस सारे तारे एक साथ जुड़ते चले गए। बिल्कुल आप मिलते चले गए। बट सर कभी भी मतलब जैसे कला को लेकर के लोग ना हमारे यहाँ सीरियस नहीं लेते हैं, और खासतौर से जो पेरेंट अगर आज भी देखें तो कला और खेल ये दो ऐसी फील्ड्स हैं जिनके प्रति अगर बच्चा बोलता है, जैसे मैंने भी कभी सोचा था कि जब मुझे मीडिया में जाना है। नहीं, वो तो पुराने जमाने में कहा ही जाता था। हाँ। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। हाँ, ये अभी जब मैं बच्चों के स्कूल जाता हूँ उनको यही कहता हूँ, पुराने जमाने में बेटा ये सब कहा जाता था। और अब तो देखिए स्पोर्ट्स में आप देखिए, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज में देखिए, कहाँ हम आगे नहीं जा रहे हैं, और कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे एक से एक सशक्त हमारी टीमें बन रही हैं। अभी देखिए विमेन ने हमारी वर्ल्ड कप जीता। एग्जैक्टली। जेंट्स में हम वर्ल्ड कप ऑलरेडी जीत चुके हैं कई बार। तो अब तो हॉकी हो, चाहे इंडोर गेम्स हो, चाहे आउटडोर गेम्स हो, चेस में है देखिए हम चैंपियन। सही बात है। तो कॉन्सेप्ट्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। तो नहीं, हमें कभी घर की तरफ से रुकावट नहीं हुई, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि मेरा मानना है क्या है कि अरे तो मीठा, पहले तो कुछ नमकीन खिलाओ सर को। दही सर, जलेबी आ गई आपकी। हाँ, जलेबी और चाय किनारे करवा दो। चाय किनारे करवा, ठंडी भी होगी। चाय कहाँ पी। एंड देखिए मक्खन भी विंटर स्पेशलिटी आपके लिए। भाई मक्खन तो हमारे इलाके में खूब आता है। हाँ, तो ये सर वही है। ये सर खजूर रसमलाई है सर। हाँ, क्या बात। विंटर्स स्पेशलिटी जो है वो सारी मधुरमा। देखिए ये मैं देख रहा हूँ पहली बार कि जलेबी में भी इन्होंने पिस्ता और काजू डाला हुआ। देखिए हाँ एग्जैक्टली। मतलब जलेबी मैंने आज तक खाई ऐसी कभी नहीं खाई। मेरे इलाके में भी राजा बाजार में इत्तेफाक से वहाँ बहुत सी मिठाई की दुकानें, नमकीन, मतलब इस में वी आर प्रिपेयर्ड। और ये मक्खन तो हमारे घर के बाहर बिकने आता है। चौक का तो सर मक्खन इज लाइक वेरी। नहीं, चौक में तो दुकानें अब बहुत सी लग गई, पहले दुकानें नहीं थी। सही बात। ये हॉकर्स आते थे, ये घर में आते थे, आपके घर के बाहर अभी भी आते हैं हमारे। अच्छी है सब। लेकिन ये जलेबी तो ये देख के मैं तो पहली बार ऐसी खा रहा हूँ। और छोटी छोटी है सर, तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो सर मजे की बात तो यही है, जब आप लखनऊ में रहते हैं तो आपको खाना, गाना, कला, जबान, ये सब विरासत में मिल जाती है। नहीं देखिए, ये ऐसा था कि इंसान जो है देखिए खाता पीता पढ़ाई करता रहता सब है, लेकिन आदमी एक्स्ट्रा क्या चाहता है? हाँ। एक्स्ट्रा आदमी चाहता है कि मेरी एक पहचान बने,
मैं कुछ ऐसा काम करूं जो सेटिस्फैक्ट्री भी हो और मुझे पहचान भी मिले। अगर आप पहचान नहीं है तो आप दुनिया में आए, रहे, खाया पिया, मस्ती की, उम्र हुई, विदा हो गए। लेकिन अगर 4 लोग जाते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है। सही बात है। तो मैंने देखा कि जब नाटक होते थे, मैं देखने जाता था कि जो नाटक के कलाकार होते थे उनको बाद में बड़ी वाहवाही मिलती थी। अरे यार क्या रोल तूने, क्या ये वो। तो मैंने कहा यार मैं भी इसको ट्राई करूं। मैंने ट्राई किया विद और लकी मैं इस मामले में रहा कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। क्या बात है। बोस साहब के साथ तो मैंने पहला नाटक किया था। फिर हमें राजेश्वर बच्चन जी एक चौक में रहते थे। हाँ। और ट्रांसपोर्ट में काम करते थे और हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारे CDRI के बिल्कुल पड़ोस में था। तो वो मेरे गुरु बने। उन्होंने मुझे थिएटर की नुआंसेस सिखाई। तो जब मैंने थिएटर की जब गहराइयाँ देखना शुरू की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो एक तो वो सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री था, दूसरे जब मैं रोल करता तो मुझे तारीफ भी मिलती थी। क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था, रस्तोई कॉलेज में साइंस एग्जीबिशंस लगती थी। अब एग्जीबिशन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए, तो मैं प्रेफर करता था कि नाटक हो। तो इस तरीके से मुझे नाटक का शौक लगा। और वो शौक धीरे धीरे जब मैं दर्पण में आया 1972 में, हाँ। कारंथ जी यहाँ पर आए थे और मैंने बड़ा उनका नाम सुना था कि बहुत NSD के हैं, NSD के पास आउट हैं, वहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने घर में, मेरे फादर की इत्तेफाक से कुछ महीने पहले डेथ हुई थी और हमारे यहाँ साल भर तक कुछ करते नहीं है। लेकिन मेरी माँ बहुत इस मामले में एकोमोडेटिव थी। मैंने उनसे कहा माँ ऐसा ऐसा है, उनसे सीखने को मिलेगा। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। जब से मैं दर्पण में आया तब से फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैं विदेश जब गया 1.5 साल के लिए, जर्मनी गया 73 में, फिर 3 महीने के लिए 95, वो पीरियड में तो ज़रूर मेरा थिएटर रुका रहा। लेकिन दर्पण में चूँकि एक बहुत अच्छी नामी ग्रामी संस्था थी दर्पण, उसके साथ जो कलाकार जो जुड़े हुए थे, एक से एक नामी कलाकार थे। उर्मिल जी वाज देयर। उर्मिल थे, स्वदेश बंधु थे, बिमल बनर्जी थे, माया गोविंद जी थी, राम गोविंद जी थे, मंजू तनेजा जी थी। ये सब एक से एक, हल्लो भैया थे, सब बड़े मशहूर कलाकार थे और मैंने इनकी परफॉर्मेंस देखी थी। सर कोई मतलब अगर मैं उस दौर की बात करूं या उन प्लेस की बात करूं जो होते थे, जैसे मैंने शुरू में करीब सोचा कि 10, 12, 15 दिन, 20 दिन थिएटर में सिर्फ जाके देखूंगा कि कैसे करते हैं प्रैक्टिस। तो मैं रिहर्सल वगैरह में एक आध बार जाकर के बैठता था और लकीली दर्पण की भी रिहर्सल देखी है मैंने, एक आध प्ले की, गुलाब बाई की देखी है, तो वो देखी है। तो मैंने देखा ना कि सर कितना डेडिकेटेडली काम करना पड़ता है, जितना रन थ्रू है सारी चीजें। ये बहुत जरूरी है थिएटर में। आज मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि अगर आप फिल्म में भी जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारे सामने जब हम लोग थिएटर करते थे तो हमारे सामने पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन जॉब्स। ये हम सिर्फ शौकिया करते थे। आज जो बच्चे आ रहे हैं वो इसको अपना करियर बना रहे हैं, अपना प्रोफेशन बना रहे हैं, और बनाना भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन है आज ये। बड़े बड़े जॉब से कहीं ज्यादा अच्छा प्रोफेशन है ये। सही बात है। आई विल टेल यू व्हाई। 3 चीजों के लिए। एक तो स्वांता सुख है। सही बात। जो आप परफॉर्म करते हैं आपको एक सुख मिलता है कि मैंने ये कैरेक्टर किया। अभी जैसे मैंने डैडी प्ले किया, उसमें मैंने डिमेंशिया पेशेंट का रोल किया, तो आई फील वेरी हैप्पी कि मैं कितना बेहतर मैं परफॉर्म करूं ताकि लोग उसको पसंद करें। दूसरा, आज थिएटर में तो नहीं है, लेकिन थिएटर की वजह से जो मुझे फिल्म में करता हूँ, सीरियल्स करता हूँ, रेडियो करता हूँ, जो मुझे पैसे मिलते हैं, सही बात है, दैट इज एक्स्ट्रा इनकम फॉर मी। और तीसरे जो पहचान मिलती है, आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, सही बात है सर, ये पहचान से बढ़ के आप बताइए दुनिया में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं सर। आप कुछ कर लीजिए, आप बड़ा से बड़ा काम कर लीजिए, बट इफ पीपल डोंट नो यू, योर वर्क हैज नो मीनिंग। इट मे बी गुड फॉर सोसाइटी, लेकिन आपको जो पहचान नहीं मिली तो एक वजूद, एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं बहुत होता है। और इसकी वजह से मैं आपको बताऊं, मुझे तो इतना प्यार मिलता है लोगों का। I'll tell you an example. हाँ, please. नया मेरा उड़ान सीरियल आया था. That was my first major breakup in my career. Okay. उड़ान 1989 में
उस समय सिर्फ DD1 था और DD1 के सीरियल्स बहुत पॉपुलर थे। पहला सीरियल तो लखनऊ में बना था, बीवी नातियों वाली। अच्छा। वहां से सीरियल्स का सिलसिला शुरू हुआ, डेली सोप्स का। अच्छा। हालांकि बीवी नातियों वाली हमारा शायद डेली नहीं आता था, वीकली आता था। तो जब हम लोग और बुनियाद सब बड़े बड़े मशहूर थे, लोग टीवी से चिपक करके, तो जब उड़ान आया और मुझे मौका मिला तो उसने मुझे नेशनल रिकॉग्निशन दिया। अब ये सोचिए, मैं अपने साइंस के लेक्चर्स देने मैं CDRI की तरफ से बाहर जाता था, कभी एग्जाम लेने जाता था, कभी मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने जाता था। तो मुझे एज ए आर्टिस्ट जो पहचान मिलती थी, लोगों को यकीन नहीं होता था कि ये साइंटिस्ट जो है ये बशीर अहमद है उड़ान का। सही बात है। और उड़ान सीरियल इतना बेहतरीन बनाया था कविता चौधरी ने, ब्यूरोक्रेसी में तो बुरी तरह देखा जाता था। कोई IAS IPS ऐसा नहीं था जो नहीं देखता, और जनरल पब्लिक में बहुत। एंड यू नो, उस सीरियल ने बड़े लोगों को इंस्पायर किया। अभी मैं एक अवार्ड लेने बेंगलोर गया था, तो वहाँ मुझे एक DGP मिली, कोई मिसेस सिंह थी, वहीं की थी। तो वो मिलके मुझसे बहुत खुशी, अरे सर मैंने तो आपका सीरियल देखा था, मैं उससे प्रभावित हुई। मैं वहाँ गया था खैरागढ़ एक शूटिंग के लिए। एक फिल्म मेरी थी बंगाल 1947। अच्छा। तो वहाँ SP एक लड़की थी, तो उसको पता लगा मैं आया, तो मुझसे मिलने आई खास करके। अरे सर, उड़ान में सर आपने बहुत, मैंने उससे SSP का रोल किया था, जो मेंटर थी, और मेंटर था जो प्रोटैगोनिस्ट थी, जो लड़की IPS बनी थी, उसका बॉस था और मेंटर था। तो वो जो, तो वहाँ क्या हुआ, मैं प्ले करने गया था भोपाल में, शायद कमला प्ले करने गया था। तो मैं एज लीडर ऑफ द ट्रूप बाहर खाने के लिए ऑर्डर देने आया। करीब 150-200 बच्चे NCC के आए हुए थे। 92-93 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें कोई मेरा मेकअप तो होता ही नहीं था, सिर्फ पोशाक पहनता था, और कभी कभी बिना पोशाक, बिना वो पुलिस की ड्रेस के भी आता था। तो उन लोगों ने आपस में देखा, कुछ खुसुर की, मैं जरा सा मुस्कुरा दिया, अरे साहब आप सर बशीर अहमद है ना उड़ान वाले। अरे ऐसा उन्होंने मुझे बरैया के छत्ते की तरह घेरा और एक, अरे तू हट, तेरा हो गया सर, मुझे ऑटोग्राफ दिया, सर तू हट, तू मेरा फोटो ले ले। मोबाइल तो थे नहीं, तो कैमरे से। तो आधा घंटा 45 मिनट हो गए, हमारी टीम के लोग बाहर आके देखने लगे, हो क्या रहा है रसोई का। अनिल जी तो खाने का ऑर्डर देने गए थे, रुक कहाँ गए। तो यू नो, ये लाइफ में जो मौके आते हैं, आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी बेटर मोमेंट इन योर लाइफ देन द टाइम व्हेन यू गेट रिकॉग्निशन, व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज यू, जो आपके साथ मिलके फोटो खिंचाते हैं, आपसे ऑटोग्राफ लेते हैं, या सिर्फ मिल करके ही आपसे कहते थे सर मैं तो आपकी एक्टिंग से बहुत प्रभावित। क्या बात है, इससे बढ़ के मोमेंट्स क्या होंगे लाइफ। सही बात। तो इस चीज ने, दिस गिव्स यू एन इम्पीटस टू वर्क मोर एंड मोर एंड बेटर। क्या बात है, वेरी नाइस सर। और दिस इज हाउ व्हाट प्रमोटेड मी टू डू दिस। और मैं आज भी यही कहता हूँ, बच्चों से यही कहता हूँ कि थिएटर आपको बहुत अच्छा कैरियर दे सकता है। भले ही, हालांकि प्रोफेशनल थिएटर भी होने लगा है, आप देखिए बॉम्बे सिटी में आती हैं, हम लोग पेमेंट करती हैं टिकट्स, एक सेलिब्रिटी वैल्यू भी थिएटर की अब हो रही है। लेकिन फिर भी अभी भी उस लेवल पे थिएटर नहीं आ पाया कि आपको, लेकिन थिएटर की जो ट्रेनिंग है, मेरा मानना यह है प्रतीक कि आगे आने वाली जो फिल्म में बनेंगी उसमें थिएटर के लोग ही आगे आएंगे। आज भी आप देखिए, सही बात है, राजपाल यादव हैं, नवाजुद्दीन हैं, हमारे नसीर साहब हैं, इरफान साहब थे, ये हमारा ये पंकज त्रिपाठी है, ये सब NSD की देन है। हमारे BNA के लड़के हैं, राकेश श्रीवास्तव को देखिए, अतुल श्रीवास्तव को देखिए, ये सब हमारे BNA की देन है। ये नवाज और राजपाल भी BNA के पढ़े हुए, बाद में NSD गए, लेकिन ये अतुल और ये लोग तो NSD भी नहीं गए, BNA से ही पास है। और BNA के लड़के आज बहुत आगे बढ़े हुए। नहीं सर, और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मौका भी आदमी अपना ढूंढ लेता है कहीं ना कहीं से निकाल के, अगर अपने अंदर अनुशासित है। मौके भी तो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, मैंने बताया ना कि जब उड़ान आता था, सिर्फ DD1 था, इसी उड़ान ने मुझे नेशनल रिकॉग्निशन दिया। उसके बाद जब मैं बम्बई गया हूँ इशकजादे करने के बाद, उस समय तक ये कलर्स चैनल वगैरह आ गए, मैंने कलर्स के लिए सीरियल किया। आज तो 300-400 चैनल हैं। सही बात है।
हर चैनल पे कुछ ना कुछ आया। उसके बाद OTT आया। आज OTT देखे कितने OTT है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है वैसे कलाकार भी उनको चाहिए। और प्रैक्टिस अगर थिएटर वाली है तो आप लंबा चली जाएंगे। एक चीज सर, एक मैं कहीं पॉडकास्ट देख रहा था तो उसमें ना एक इंटरव्यू हो रहा था, उसमें काजोल थी और अक्षय कुमार की वाइफ थी ट्विंकल खन्ना। तो वो एक पॉडकास्ट कर रही थी किसी का, तो उसमें एक प्रश्न था, वो बड़ा अच्छा प्रश्न लगा जिसका जवाब मुझे ऐसा लगता है कि आपसे पूछना ज्यादा उचित रहेगा। प्रश्न ये था कि 9 to 5 की जॉब ज्यादा डिफिकल्ट है और स्ट्रगलिंग है, या एक एक्टर की जो लाइफ होती है वो। आप इसलिए अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि आपने दोनों निभाई है, एक्टर लाइफ भी आप निभाते हैं और आपने जॉब वाली लाइफ भी निभाई है। तो अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन नहीं, देखिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की अपने अपने, देखिए जो एक्टर सिंसियरली काम करेगा, बहुत से आजकल लोग हैं बड़ी लाइटली लेते हैं, वो नहीं है। अगर आपको अच्छे एक्टर बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए जॉब कोई भी हो उसमें मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि दोनों, जैसे मैं था, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि दिन में मेरा इधर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उधर मुझे रेडियो की रिहर्सल में भी जाना है। अब तो नहीं होती, अब तो एक ही दिन होती है और रिकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन यार टीवी पे भी ऐसे नहीं, पहले 6-6 दिन 5-5 दिन रिहर्सल। सही बात है, एग्जैक्टली। तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स की प्लानिंग ऐसे करता था कि मुझे चाहे रात में आना पड़े। आई यूज्ड टू कंपेंसेट इट। देखिए मैं आपको बताऊं, दैट वे आई हैव बीन लकी कि साइंस में भी CDRI ने 70 साल की जो पूरी उनके जो लाइफ रही है 51 से 21 तक, उन्होंने 28 अकॉम्प्लिश साइंटिस्ट की लिस्ट छापी है। उसमें उन्होंने मेरा भी एक नाम रखा जी। गरज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि साइंस में भी मैंने कोई कोताही नहीं की। साइंस की कॉस्ट में मैंने थिएटर नहीं किया, मैंने इस ढंग से टाइम मैनेजमेंट किया। आपको मैं बताऊं, मैं जर्मनी गया था 1.5 साल के लिए। मेरा प्रोफेसर मुझसे कहता था, अरे भाई आप आए हो घूमने, जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हर समय आप लैब में लगे रहते हो। तो मैंने कहा नहीं, सरकार ने मुझे भेजा कुछ सीखने के लिए। क्या बात है। मेरे लिए वो तो पूरी जिंदगी पड़ी है घूमने के लिए, वो मैं करूँगा। और टाइम्स वेयर देयर व्हेन माय वाइफ विल कम टू द लैब, वो कुर्सियाँ जोड़ के रात में पता लगा वहीं सो गई, मैं रात भर काम कर रहा हूँ। तो देखिए काम दोनों में मेहनत, नौकरी और कला, एक्टर्स की लाइफ। और अगर आप अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं, अब मैं आपको रिहर्सल बताऊं, मुझसे बहुत से डायरेक्टर्स कहते हैं, अरे यार अनिल बंद करो, होगी रिहर्सल। नहीं यार, अभी सूर्यमोहन से मैंने कहा, नहीं सूर्यमोहन, जैसे मैंने डैडी किया, मैंने कहा यार लेट अस हैव सम मोर रिहर्सल। क्योंकि क्या है, रिहर्सल आपके परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपने कम रिहर्सल की है, आई एम प्रीटी श्योर योर परफॉर्मेंस विल नॉट बी एज गुड, वो नहीं होगी। तो ये जो है कि 9 से 4 भी एक कमिटमेंट है, और थिएटर या एक्टिंग भी एक कमिटमेंट है। वो बात अलग है कि जब आप मैच्योर हो जाते हैं, जब आप आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे उसमें भी क्या है, जॉब में भी, अब जैसे मैं धीरे धीरे मैं सीनियर होता गया तो मेरा लैब पे काम करना बंद हो गया। इट वॉज मोर मेंटल वर्क फॉर मी। सही बात है। जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनको गाइड करना है, मुझे उनको बताना है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स मेरे ऊपर आ गए, बेंच पे काम करना बंद हो गया। उसी तरीके से जब आप जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो यू बिकम मोर एक्सपीरियंस्ड, तो आपको टाइम कम लगता है उसको करने में। तो सब मक्खन, आप देखिए वही बात है ना, लोग मक्खन लगाते हैं, हम लोग मक्खन खाते हैं लखनऊ वाले। नहीं, ये लखनऊ का मक्खन जो है बहुत मशहूर है। ये दिल्ली में माल मक्खन कहलाता है। माल मक्खन। ओके। लेकिन लखनऊ की तो बात ही है। बिल्कुल सही सर। कैसा टेस्ट है? कितनी खासियत है ना सर कि मतलब मुंह में रखा और तुरंत घुल गया और मिठास भी दे गया, जस्ट लाइक। मिठास भी वो है, मिठास जो बहुत मीठा नहीं है, जो कि डायबिटीज वाला भी खा सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी खा सकता है आराम से। सर डायबिटीज वालों को तो मुझे लगता है बहाने चाहिए होते हैं मीठा खाने के। इतना मीठा नहीं है नहीं। और सर जैसे ना आप एक्टिंग की बात कर रहे थे, खाने की बात कर रहे थे, हम लोग बहुत सारी चीजों पे बात करी। अभी जैसे फिल्मों की अगर बात करें सर, बिकॉज मैंने जो सबसे ज्यादा आज भी जिस फिल्म को मैं कभी भी लगा करके देखने लगता हूँ, दैट फिल्म इज इशकज़ादे। उसमें वो जो आपका कैरेक्टर है, जब आप चांद बीबी को गरियाते हैं, जो उसमें
उसमें होती नहीं है, कहते अच्छा पकड़ के लाओ जरा उसको, पैसे हमसे लेती है। और वो जो आपका जो एक दद्दा का जो एक खौफ है सर, कि मुझे लगता है कि सर वो बहुत ही एक अपने आप में एक बड़ा खौफनाक कैरेक्टर है सर वो। नहीं, मैं आपको बताऊं, बहू भी डरती है, बेटा भी डरता है, पोते को उसने बिगाड़ रखा है, और अंदर एक रिवेंज भी ले रहा है उसमें। कैसे सर इस रोल के बारे में कुछ बताइए, कैसे ये मिला? इशकजादे मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अच्छा। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट इशकजादे को जाता है। अच्छा, मैं तो जैसे नॉर्मल ऑडिशन देते थे, मैंने इसका भी ऑडिशन दिया। और इसका पता है ऑडिशन किसने लिया था? किसने? भूमि पेडनेकर ने। ओ, भूमि पेडनेकर ने लिया था। आज इतनी बड़ी एक्ट्रेस है। एट दैट टाइम शी वाज कास्टिंग डायरेक्टर इन यशराज बैनर। ओके। उसने मेरा ऑडिशन लिया था। तो मैंने जब इसको रोल को किया भी, तो मैं तो इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे थिएटर में भी वैरायटी ऑफ रोल्स करने को मिले। जैसे मैंने सखाराम बाइंडर भी किया है, जो बहुत ही एक बोल्ड एंड कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। मैंने वो कैसानोवा भी किया है, पंचीजा पंचिया में, जो गरम मसाला फिल्म किया है। बिल्कुल। मैंने माइथोलॉजिकल अर्जुन भी किया वीर अभिमन्यु में। अच्छा। मैंने हिस्टोरिकल भी किया, मैंने औरंगजेब का रोल किया है शाहजहां में। ओके। जी, तो इस तरीके से मेरी वैरायटी है। तो इसमें जब मुझे रोल मिला तो एक नॉर्मल ऑडिशन जैसे होता था, मैंने ऑडिशन दे दिया। मुंबई में? मुंबई नहीं, लखनऊ में हुआ। अच्छा, लखनऊ में चरण होटल के पास में एक दूसरा होटल है, वहाँ हुआ था ऑडिशन। सुधांशु सावंत हमारे मित्र हैं, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया। बल्कि इसमें आपको एक बात मैं और बताऊँ, मेरे एक दोस्त अशोक सिन्हा, जो मुझे ऑडिशन स्क्रिप्ट दी गई, उसकी एक लाइन मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अशोक भी यही रोल कर रहे थे, उनको भी बुलाया गया था इसी रोल के लिए। मैंने उनसे कहा, यार अशोक ये लाइन नहीं समझ आ रही, कैसे करें? अरे डॉक्टर साहब ये तो बड़ी सिंपल है, उसने बोल के बता दिया। अरे मैंने कहा यार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? तो देखिए चांस, देखिए जिसने मुझे बताया था उसका नहीं हुआ, मेरा हो गया। तो ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि अगर आपको मिल गया देन यू आर द बेस्ट एक्टर। नो, इट्स लक ऑल्सो। यहाँ लक भी बहुत बड़ा प्ले। बट सर ये खूबसूरती है आपकी जनरेशन के लोगों की कि वो इस चीज को ऐसे लेते हैं, वरना हमारी जनरेशन में सर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज को पॉजिटिवली नहीं लिया जाता है या वो नहीं मानते हैं। नहीं, मैं तो इसको वैसे सर बड़ी और रिचनेस है। मैं आपको ये भी बताऊं, जब मैंने रोल किया तो हबीब साहब काफी मुझसे खुश नजर आते थे कि ऐसा हुआ 2 बार उन्होंने मुझसे कहा, अनिल जी आज आप पैकअप बोलेंगे। पैकअप इज प्रेरोगेटिव ऑफ डायरेक्टर। जब फिल्म पैकअप शूट पैकअप होता है दिन के लिए डायरेक्टर, तो 2 बार उन्होंने मुझसे बुलवाया। तो उससे मुझे लगा कि बहुत खुश थे मुझसे वो। लेकिन फिर भी जब मैंने किया इसको तो आई नेवर थॉट कि मैंने कोई वाकई बड़ा काम किया। बट जैसे मैंने और फिल्में की थी, मैंने इसमें भी किया। इसमें रोल मेरा लंबा था और किया और देखा। लेकिन जब मुझे बॉम्बे से कॉल आया इसी फिल्म की वजह से, और बॉम्बे में मुझे जो अप्रिसिएशन लोगों ने दिया, जो रिकॉग्निशन मुझे लोगों ने दिया, उससे मुझे लगा कि वाकई में मैंने शायद कुछ किया है। जी, तो वो अच्छा वही इत्तेफाक से फिल्म इतनी, जैसे आज भी मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत से लोग जो जानते हैं, पुराने लोग मुझे उड़ान से जानते हैं, और जो आपकी पीढ़ी के लोग हैं वो मुझे इशकजादे से जानते हैं। मैंने काम तो बहुत किए हैं। या जो कुछ ओल्ड एज के और लोग हैं वो मुझे फिल्म मुक्ति भवन से भी जानते हैं। मैंने फिल्म मुक्ति भवन, जिसका अंग्रेजी में नाम है होटल सैल्वेशन, वो सैल्वेशन कॉन्सेप्ट पे है, लखनऊ में। वो इंडिया में बहुत पॉपुलर तो नहीं, कमर्शियल नहीं है, लेकिन विदेशों में फिल्म बहुत पॉपुलर है। क्या बात है। उसने मुझे, मेरी पहचान एक विदेशों में बनाई। 30 कंट्रीज, 30 उसको नेशनल अवार्ड मिले और 50 से ज्यादा कंट्रीज में वो फिल्म दिखाई। क्या बात है। जापान में 150 दिन चली वो फिल्म। तो क्या है कि ये मौका की बात होती है। जैसे अनुभव सिन्हा जी ने मुझे मुल्क में बहुत अच्छा मौका दिया। एक दोस्त का रोल, जो वो गली के बाहर, वो मैंने तो ये इस पे भी डिपेंड करता है आपको कैसा रोल मिला है करने के लिए। बट सर जब मतलब इशकजादे की बात होती है, जब उसकी डायलॉग्स की बात होती है, सर क्या मतलब कुछ आपने क्या कुछ ऐसा खास उसके लिए कोई ट्रेनिंग ली थी? क्योंकि वो जो आपके सर आप डरा देते थे कि जैसे मैं कहता जब आप कह रहे पकड़ इसको, जब वो इलेक्शन में आप जीप के ऊपर नाचते हुए जा रहे हैं, जब आप जीत जाते हैं सर, वो और वो जो राइवरी, अपनी बहू को कहता हूँ, देख तेरे बेटे ने आज क्या कर दिया है। और बड़े बेटे को कहता है इससे कुछ सीख।
हालांकि बड़ा बेटा आज बड़ा भारी डायरेक्टर है, वो जो शशांक, ओके, वो बड़ा बेटे का रोल किया इसने भाई। और वो शशांक जो थे वो एक्टिंग छोड़ करके आए थे, एक्टिंग छोड़ चुके थे, वो तो अपने सूरत वापस चले गए थे, लेकिन वहां से आकर के इतना बड़ा कैरियर आज उनके पास है। इज ए बिग डायरेक्टर नाउ, शशांक खैतान। यस शशांक, मेरे बड़े बेटे का रोल उन्होंने किया था इसमें। तो देखिए ये क्या होता है कि मैंने उनसे रोल समझा हबीब साहब से कि क्या चाहिए, फिर मैंने उसकी अपने हिसाब से उसकी प्रैक्टिस की, उनको बताया कि साहब ऐसे ऐसे है, और उन्होंने भी मुझे हेल्प की उसको, क्योंकि मैं अपने को डायरेक्टर से एक्टर मानता हूँ। आई सरेंडर टू द डायरेक्टर कि आप बताइए आपको क्या चाहिए। जैसे मैंने ये किया है, आश्रम किया है, तो प्रकाश जी से मैंने कहा प्रकाश जी आप मुझे ब्रीफ करिए, व्हाट कैरेक्टर डू यू वांट मी टू डू, और मैं उनको करके बताता हूँ, एंड इफ ही अप्रूव। जैसे मैंने बताया कि इसमें भी 8वां जो जिसमें मैंने अल्जाइमर पेशेंट का रोल किया है, मैंने रेणुका से कहा आई हैव नेवर सीन एनी अल्जाइमर पेशेंट नॉर डू आई स्पीक मराठी। उन्होंने कहा सर आप आ जाइए, कराना मेरा काम। जैसे यहूदी की लड़की मैंने नाटक किया, इट वॉज टोटली थपलियाल्स क्रिएशन, उर्मिल कुमार थपलियाल। उन्होंने एक एक लाइन मुझे उसकी रिहर्स कराई, लेकिन पकड़ने में मैं तेज हूँ, मेहनत करता हूँ। ये जो डैडी जिसको मैं अपनी लाइफ का बेस्ट प्ले कहता हूँ, सूर्यमोहन ने मेरे साथ मेहनत की। सूर्यमोहन, एक बच्ची है शिवांगी। तो मुझे लगता है कि मेहनत हर चीज चाहती है। बिल्कुल सर। और जब आप मेहनत करते हैं तो उसका नतीजा आपको मिलता है। आज मुझे कोई छोटा सा भी रोल मिलता है तो आई ट्राई टू वर्क हार्ड ऑन दैट एंड डू इट। और मेरे हिसाब से कोई रोल छोटा बड़ा होता भी नहीं है। रोल ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करे। अब जैसे मैंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किया, उसमें मैंने शिवराज पाटिल का रोल किया, बट माई कैरेक्टर डजंट इस्टेब्लिश एनीवेयर। खड़े हुए हैं, 2-1 डायलॉग भी बोल दिए, इनसिग्निफिकेंट। हैड आई नोन, मुझे तो जो उन्होंने ऑडिशन लिया था उसमें अच्छे अच्छे डायलॉग्स दिए थे, अगर मुझे मालूम होता ये नहीं, आई वुड हैव नेवर डन इट। बाटला हाउस है, रेड है, मेरे छोटे छोटे सीन्स हैं, बट दे आर गुड, जिससे मुझे करने को भी मौका मिला है। डेफिनेटली सर, और मेहनत ही होता है। मेहनत से सर मक्खन भी बनाया है, थोड़ा सा टेस्ट भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टेस्ट। और मक्खन के जस्ट बगल में ये सब बंगाली, क्योंकि आपने बोला कि थिएटर की शुरुआत और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट एक बंगाली फैमिली का भी रहा है, सुंदर बाग का भी रहा है। तो सर ये बंगाल में ना खजूर बहुत खाया जाता है ड्यूरिंग दिस विंटर्स, तो वो खजूर की रसमलाई भी। भाई मेरे पहले डायरेक्टर भी बंगाली थे, मैंने बताया ना, सुधांशु। हाँ, सुधांशु घोष थी सर। बट जब जैसे इशकजादे की बात हुई, देन उसके बाद में बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स अभी आ गए। लखनऊ शहर जो है वो भी अपने आप में एक अलग ग्रो करता जा रहा है। बातें चल रही हैं कि भाई आज के समय में हर दूसरी तीसरी फिल्म जो है वो यहाँ पे शूट हो रही है। बट फिर भी और ये मेरा हक भी है आपसे पूछना, और आप बिल्कुल सटीक जवाब भी इस पे दे पाएंगे। एक बहुत लांछन लगता है जब भी मैं किसी का इंटरव्यू करता हूँ बाहर से आए हुए व्यक्ति का, या चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का हो, चाहे वो इंजीनियर्स की कंपनी अभी थोड़े दिनों पहले हमारे यहाँ पड़ रही, तो दे से कि लखनऊ शहर में या यूपी में प्रोफेशनलिज्म नहीं मिलता है। ये एक शब्द का उनके अकॉर्डिंग ये बहुत रहता है ना, कि जैसे आर्टिस्ट जो है, अच्छा यही वो ये भी कहते हैं कि यहाँ का आर्टिस्ट बंबई जाके खूब मेहनत करता है, टाइम पे पहुंचता है, कॉल टाइम जो होता है वो चीजें करता है, बट वो चीजें यहाँ की यहाँ रह के नहीं कर पाता है। या अगर हर तरीके का जो अगर लोकल सपोर्ट भी मांगो तो उसमें भी एक हाथ ढिलाई रहती। तो ये शहर की फिजा का असर है कि हमारा शहर थोड़ा स्लो है, या बाहर वाले हमसे थोड़ा फास्ट एक्सपेक्टेशन? नहीं, देखिए क्या है कि अभी वो कल्चर नहीं था यहाँ का। यहाँ इजी गोइंग लाइफ है, आप जानते हैं लखनऊ में हमेशा एक इजी गोइंग लाइफ रही है, लेकिन वो धीरे धीरे बदल रहा है। ऐसा नहीं है, ये अनुभव सिन्हा जी हैं जैसे, जब उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, जो कैरेक्टर मैंने किया था, उन्होंने ऑडिशन मेरा दूसरे कैरेक्टर के लिए लिया था, उसका एक ही सीन था, कोई नेता वेता था। बाद में तो फिर मैंने, मेरा ये ऑलमोस्ट रनिंग रोल है उनके साथ में, ऋषि जी के साथ में। तो उन्होंने ये शब्द कही कि अनिल जी आई नेवर न्यू, ये उनके शब्द हैं जो अनुभव सिन्हा साहब ने कहे थे कि लखनऊ हैज़ गॉट सच ए गुड टैलेंट। तो मैंने कहा नहीं साहब, यहाँ बच्चे बड़े मेहनती हैं। अब अभी जैसे मैंने बताया, जैसे थिएटर में ही है, थिएटर में लोग रिहर्सल में टाइम पे नहीं आएंगे, हाँ, या डायलॉग याद हो गया, अरे ठीक है यार मैं उसी वो है अभी, लेकिन वो चीज़ बदल रही है।
बदल रही है। जैसे जैसे लोग काम कर रहे हैं, जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं, तो कल्चर भी बदल रहा है। एंड आई एम श्योर कि लखनऊ में भी धीरे धीरे वो प्रोफेशनलिज्म आ रही है लोगों में, आ रही है। जैसे हम रिहर्सल करते हैं तो 5 मिनट के बाद ही हमारे डायरेक्टर और एक्टर सब घड़ी देखने लगते हैं। अगर कोई लेट आया या कोई लेट आ रहा है तो फौरन इन्फॉर्म करता है कि मैं ट्रैफिक में हेल्ड अप हो गया। तो वो बातें पहले रही होंगी, लेकिन अब नहीं है। मुझे लग रहा है कि हम लोगों के साथ जो बच्चे काम करते हैं वो भी देख रहे हैं कि जब हमारे सीनियर्स इस ढंग से काम करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। सो दैट कल्चर इज ग्रोइंग। तो आमतौर पे जैसे बहुत सारे पुराने लोग कमिंग जनरेशन को या फ्रेश जनरेशन को बहुत दोष देते हैं कि ये ऐसा, हम लोग ऐसे करते थे, हमारे जमाने में ऐसा था। यू डू दैट और नॉट? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के बच्चे भी सीख रहे हैं, और लेकिन देखिए हमें भी कभी किसी ने बताया था, दैट्स हाउ वी लर्न। तो अब उनको भी बताने की जरूरत है। अब मान लीजिए कोई बच्चा रॉ आता है, वो ही डजंट नो अबाउट दीस थिंग, क्योंकि भाई ये कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि जहाँ सैकड़ों में हजारों में शूटिंग हो रही हैं, ये हो रही हैं। प्याज लहसुन का नीला है। तो उस टाइप की चीजें तो अभी शहर में है नहीं, तो उस चीज से लोग वाकिफ नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए वर्कशॉप्स हो रही है, भारतीय नाट्य अकेडमी है, यहाँ लोग ट्रेनिंग पा रहे हैं, तो वो कल्चर आ रहा है। एंड आई एम श्योर कि मुझे तो नहीं लगता है कि जैसे टाइम पे आना है, रिहर्सल में भी अब लोग टाइम पे आ रहे हैं, फिल्म में मैं जाता हूँ, फिल्म में भी लोग टाइम पे आते हैं। और फिल्म में तो चूंकि यहाँ भी उन लोगों के लिए नया है तो डरते भी हैं कहीं मैं लेट पहुंचा मुझे निकाल न दिया जाए। सही। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि हर चीज बिना डंडे के जोर के कुछ नहीं होगी। सही। जब मालूम होगा कि भाई मैं अगर टाइम पे नहीं पहुंचा मैं हटा दिया जाऊंगा, तो लोग कैजुअली आएंगे। तो वो डिसिप्लिन है लखनऊ में, अब आ रही है, आ रहा है धीरे धीरे। वो जो एक टेकन फॉर ग्रांटेड या कैजुअल वाला टेम्परामेंट था वो खत्म हो रहा है, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ प्लीज। पहले जैसे मैंने बताया इजी गोइंग लाइफ होती थी, लोगों के पास काम भी नहीं रहता था, गए अपने दुकान गए, वहाँ बैठे हैं मस्ती से कर रहे हैं, कस्टमर आया अटेंड कर लिया, खाली। अब मेहनत करते हैं लोग, वो तरीके सोचते हैं कि हम कैसे अपनी क्लाइंटेज बढ़ाएं, क्या करें बिजनेस में भी। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे याद है पहले लोग दफ्तरों में टाइम पे नहीं जाते थे, इमरजेंसी आई सब बिल्कुल टाइम पे हो गए। अब मीट्रिक सिस्टम शुरू हो गया है, बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू हो गया। पंच इन पंच आउट। देखिए ये चीजें धीरे धीरे आती हैं, और जैसे मैंने बताया कि डंडा जब होता है तो हर काम सही होता है, और वो डंडा फिर धीरे धीरे आपके कल्चर का हिस्सा बन जाता है। अब जैसे मैं हूँ, मैंने कहा हुआ है कि अगर मैं कभी रिहर्सल में नहीं पहुंचा, इवन आई एम ऑन द डेथ बेड, मैसेज विल डेफिनेटली गो कि बिकॉज आई एम ऑन द डेथ बेड, इसलिए मैं रिहर्सल में नहीं आ पा रहा हूँ। तो वो आ रहा है कल्चर लोगों में। 5 मिनट 10 मिनट भी लड़कियां कोई हमारे यहाँ लेट आती, फौरन फोन करती, सर मैं उसमें हेल्ड अप हूँ, ट्रैफिक में हूँ, या घर से लेट निकल पाए, या जो भी वजह हो। मुझे ऐसा लगता है जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, जैसे तो मधुरिमा की भी अपनी एक लेगेसी रही है 200 सालों की, और ये ट्राई कर रहे हैं। जैसे समोसा ही हम लोग खा रहे थे, तो हम लोग कह भी रहे थे ऑफ कैम कि अच्छा है, टेस्ट बढ़िया है, सब काजू और ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करते गए और उस लेगेसी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया। ऐसे ही सर ये लेगेसी तो मेंटेन है मधुरिमा की, बट अगर थिएटर लेगेसी को, क्योंकि लखनऊ की थिएटर लेगेसी में बिसारिया साहब का नाम लिया, हमारे थपलियाल जी, जिनको हम लोग, मैंने तो अखबारों में नट नटी वो पढ़ता था, मैं उनका कटिंग रखता था निकाल के, नौटंकी। आप हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अभी सूर्यमोहन कुलशेष जी हैं, और मतलब इतने बड़े बड़े। अभी थोड़े दिनों पहले मैं देख रहा था अमिता वशिष्ठ जी आई हुई थी, जो एक्टर है, तो वो आई थी, तो उन्होंने भी काफी तारीफ करी यहाँ के थिएटर की। सलीम आरिफ जैसे यहाँ से निकल करके बाहर गए। हाँ, सलीम यही बच्चा था। हाँ, तो जैसे काम कर रहे हैं। तो सर अतुल तिवारी मेरे साथ चाइल्ड आर्टिस्ट, उसने काम किया अतुल तिवारी जी ने, आज इतना बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। तो सर क्या टिप्स या क्या कहना चाहेंगे कि अगर थिएटर लेगेसी को बचाना है लखनऊ की,
क्योंकि लोग तो सेल्फिश हो गए, उनको अभी इतना लेगेसी, वो 2-4 पुराने लोग जैसे जब वो उस दुनिया से चले गए तो उनके नाम पे एक प्ले कर दिया या उनके नाम पे थोड़ा कार्यक्रम कर दिया, चीजें कर दी। जैसे मैं योगेश जी का नाम लेता हूँ, योगेश प्रवीण जी, तो हमारे वो इत्तेफाकन मतलब हमारे ऊपर काफी आशीर्वाद भी रहा उनका। हम उनके घर बैठ करके हमने बहुत सारी चीजें लखनऊ की सुनी, मेरे बहुत अच्छे मित्र किससे। तो अब योगेश जी जैसे नहीं रहे, और क्योंकि उन्होंने तो लखनऊ को वो दे दिया जो शायद अब कोई नहीं दे सकता, वो किताबें, वो निकाल के सब चीजें लिखना। योगेश जी चलता फिरता लखनऊ थे इतिहास को अगर अभी एक साहब उनकी किताबों के शौकीन थे, हाँ, तो मैंने उनको अपने पास से भेजी है, उन्होंने मुझे अभी वापस की है। अच्छा, तो वही हमारे घर में भी सर छोटी सी लाइब्रेरी, उसमें योगेश जी की बहुत सारी किताबें, लेकिन सिर्फ उनके नाम को या किसी एक बड़े कलाकार के नाम को या जिसने इतना योगदान दिया, एक लेगेसी बनाई है, सिर्फ एक दिन याद कर लेना, बशर्ते उनके सिद्धांतों को जीवित रखना, धीरे धीरे उस लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना। तो अगर सर लखनऊ की और यूपी की जो थिएटर लेगेसी है, इसको बनाए रखना है, बरकरार रखना है सबको मिलके, तो क्या टिप्स देंगे आपकी, क्या क्या करने चाहिए, कौन से कुछ कदम तो हो रहा है। देखिए, जैसे राज बिसारिया साहब है, राज बिसारिया साहब के नाम पे एक ऑडिटोरियम भारतीय नाट्य अकेडमी ने कर दिया, ट्रस्ट थिएटर जो है राज बिसारिया साहब के नाम पे कर दिया। ऐसे ही हम लोगों ने वो महापालिका में फॉलो अप नहीं हो पाया, हमने एक लेन उर्मिल कौर थपलियाल के नाम से हमने अप्रूव करा ली, वेरी नाइस, महापालिका में। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या है, इन चीजों में परसू करना पड़ता है। सही बात। अभी आपने सुना होगा कंट्रोवर्सी हो गई थी चौक में, अमृतलाल नागर और लालजी टंडन के नाम पर, जबकि अमृतलाल में कर दिया गया सर, अब लिख गया है वहां पे अमृतलाल नागर चौक। नहीं, अभी हुआ, लेकिन कंट्रोवर्सी तो हुई ना, वो बाद में उसको लालजी टंडन जी के भाई, तो मैंने यही लिखा था फेसबुक, मेरे तो दोनों बहुत ही आत्मीय थे। नागर जी मुझे बहुत प्यार करते थे, टंडन जी मुझे बिल्कुल छोटा भाई समझते थे, तो मेरे लिए दोनों प्रिय थे। लेकिन चूंकि हमारे अब गवर्नमेंट लेवल पर महापालिका ने आज रेजोल्यूशन पास हुआ है, कल आप उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, सही बात है, तो खत्म है। अब जैसे थपलियाल जी के नाम पर एग्जीक्यूटिव से पास है एक लेन, आज तक नहीं हो पाई है, अब उसके लिए परसू करने की जरूरत है, तब पुरानी फाइलें खोली जाएंगी। तो ऐसा नहीं, हम लोग करने की कोशिश करते हैं, जैसे नागर जी के नाम पे हम चाहते हैं कि एक वहाँ चौक में भवन भी बना हुआ है। तो है, चीजें हैं। योगेश जी के नाम पे रकाबगंज चौराहे के नाम पे चौराहा कर दिया गया। सो कॉज ये आज के समय में बहुत जरूरी है, और अगर ये चीजें नहीं होंगी ना सर, तो धीरे धीरे दिक्कत ये है कि लखनऊ के लोगों को ही अपने आर्टिस्टों को इज्जत देनी होगी, जो नहीं मिलती है। बॉम्बे का आर्टिस्ट आता है, उसके आप 500 रुपए 1000 रुपए का टिकट ले लेंगे, अनिल रस्तोगी अगर करेंगे तो उसका टिकट 100 रुपए भी उनको महंगा लगेगा। कोई आप फेस्टिवल करेंगे, उसमें अनिल रस्तोगी का प्ले नहीं करेंगे, बॉम्बे से बुला के लगा देंगे, तो फिर अनिल रस्तोगी तो कैसे रिकॉग्नाइज होंगे। यहां बाहर से बुला के प्लेस कराए जाते हैं, ठीक है, जरूर कराइए, एक बाहर से भी आने चाहिए, फिर यहाँ के लोगों को भी एक्सपोजर मिलना चाहिए। हालांकि थिएटर के लोग उनको नहीं देख पाते हैं क्योंकि टिकट इतने हाई होते हैं, वो ऑडियंस ही अलग है। ऑनलाइन वो ऑडियंस थिएटर देखने नहीं जाती है, वो ऑडियंस लोगों को देखने जाती है और सेल्फी लेने, उनके साथ फोटो खिंचाने जाती है। मीता वशिष्ठ के साथ ये है वो, मीता वशिष्ठ आई थी, जैसे मीता वशिष्ठ इज वेरी गुड आर्टिस्ट, लेकिन महादेव में मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई ऐसी क्रिएटिविटी उनकी थी। वो उनके एक और लड़कियां, मैंने तीनों प्ले इनके सब कराए हुए हैं, 2 पहले भी, दे कुड हैव डन इजली दैट जॉब। लेकिन मीता वशिष्ठ का नाम है भी, उन्होंने नाम अर्न किया है, वो नाम उनका बिकता है। सर ये मतलब तो चीज ये है कि जब आपका शहर आपको नहीं रिकॉग्नाइज करेगा तो बाहर वाले कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। अब बाहर यही लोग जाते हैं प्ले करने, इनको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए शो मिलेंगे, हमें देंगे 30,000 रुपए। और उस पे भी सर होगा, देखो तुम्हें प्रायोरिटी दी, जी जी जी, देखिए हमने आपको समझा। तो ये तो थोड़ा मेंटेलिटी लोगों की जो है, वो मेंटेलिटी लानी पड़ेगी। अब लिलित दुबे जो हैं, वो कोई प्ले लेकर के आ जाए, वो तो फिर टॉप प्ले होगा। सर आई हैव सीन देविका रानी प्ले, पूरा अंग्रेजी प्ले था, कितनों को समझ में आई या नहीं समझ में आई ये क्वेश्चन नहीं है, लखनऊ पढ़ लिख गया है, ज्यादा हो गया है,
बट इट वाज दैट हाउसफुल कि लोग स्टेज पे बैठे हुए थे। नहीं तो अभी भी देखिएगा ललित दुबे का एक प्ले आ रहा है, मेरा ख्याल 29-30, 28-29-30 में कबीर फेस्टिवल में हो रहा है। अंग्रेजी प्ले तो मेरी भी समझ में नहीं आते, फैक्ट में बात हाँ सर, न मुझे अंग्रेजी फिल्में समझ में आती न अंग्रेजी प्ले, बिल्कुल, क्योंकि मेरी बेसिक एजुकेशन हिंदी सर सेम। हाँ बिल्कुल, और मैं इसके लिए मुझे कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं। हाँ, बट सर वही है कि थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये गलती सर इनकी है। ये अभी जैसे लखनऊ के नाम पे लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, बट उसमें से लखनऊ गायब है। उसमें क्या है, उसमें अब बाहर का स्टार बुला लेंगे, इम्तियाज अली आ जाएंगे या जो भी आएंगे, हम चाहते हैं कि आप उन्हें बुलाओ, जरूरी है, दिखाओ उनको। नहीं, लेकिन लखनऊ को भी तो एक्सपोजर, बट अगर ये फेस्टिवल लखनऊ का है तो उसमें आप नागर जी को तो मत भूलो, इसमें आप मजाज को तो मत भूलो। जिन जावेद अख्तर साहब को आप बम्बैया समझ करके ला रहे हो, शबाना आजमी के हस्बैंड समझ के ला रहे हो, उनकी तो ननिहाल है लखनऊ, ये तो मत भूलो। सही बात, बिल्कुल। तो सर ये दर्द होता है। नहीं, लखनऊ के लोग ही बाहर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बुलाइए, बिल्कुल सही, उनको बुलाइए। आई फुल्ली एग्री। सो आज के समय में अगर आप देखते हैं सर, कुछ ऐसे आर्टिस्ट लखनऊ के जिनका नाम आप लेना चाहें कि ये लोग काफी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन ये खड़े हुए हैं मजबूत स्तंभ की तरह और लखनऊ को जिंदा रखने की कोशिश करें, कौन कौन किन आर्टिस्ट? नहीं, जैसे फिल्मों में ही है। हाँ। फिल्मों में चाहे नवाज हो, राजपाल यादव हो, लखनऊ, ये सब लखनऊ के पढ़े हुए हैं, इसलिए हमें उन पे फख्र। या अतुल ने देखिए, अतुल कितना अच्छा काम कर रहा है, राकेश कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भी अभी एक लड़की है आकांक्षा अवस्थी। हाँ, आकांक्षा दुबे, आई गेस। नहीं, आकांक्षा दुबे अलग होगी। अच्छा, आकांक्षा अवस्थी, एक तो आकांक्षा अवस्थी राजा भाई की बेटी है। अच्छा। एक वहाँ जो भोजपुरी फिल्में कर रही है, बहुत काम कर रही है। और हमारे यहाँ से लखनऊ से संदीप अच्छा काम कर रहा है। संदीप जी बहुत अच्छा, संदीप यादव का बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और है ऐसे, मतलब, लेकिन अगर इनको भाई कुछ प्रमोशन मिले भी तो और ज्यादा, अगर मिले तो और ज्यादा ये लोग आगे बढ़ेंगे। सही लोग तो खैर बम्बई में कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मतलब कुल मिलाकर के हर दूसरी तीसरी कहानी जो लखनऊ में शूट होती है, उनमें ये चेहरे जो हैं ये सामने आ ही जाते हैं। सर आपने ना अभी एक बहुत बढ़िया बात बोली कि भोजपुरी में काम कर रहा है, और अभी थोड़े समय पहले हमने अंग्रेजी हिंदी पे भी एक जिक्र किया। मेरा सर एक छोटा सा प्रश्न है यहाँ पे कि भोजपुरी और अवधी, मतलब भोजपुरी को बना दिया गया है कि ये अश्लीलता वाली भाषा है, और जो अवधी है वो लखनऊ के लोग या अवधी लोग, जैसे हमारे पुराने लखनऊ में तो हम लोग अवधी बोलते हैं ज्यादातर, अगर देखेंगे मिक्सचर बोलते हैं। मैं घर पे अवधी ही बोलता था पहले तो सर वही हम लोगों में भी चल रहा है। तो अवधी में, जबकि मानस जी अवधी में लिखी गई है, लेकिन क्या है सर कि अंग्रेजी बोलने के चक्कर में ना हम अंग्रेजी बन पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, ये हमारे लखनऊ का दुर्भाग्य है। अभी भी मैं आपको बताऊं, मैं एक स्कूल में गया था, तो अब वहाँ एंकरिंग सारी अंग्रेजी में, बच्चे भी जो एंकरिंग कर रहे हैं वो भी अंग्रेजी में कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी भाषा को खुद आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आगे भाषा कैसे बढ़ेगी? आज दिक्कत ये है कि अभी भी जो अंग्रेजी लोग बोल लेते हैं उनको समझा जाता है ये ज़्यादा काबिल है, जो हिंदी में बात करते हैं उनको लगता है कम काबिल है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं CDRI में रहा, अब पता नहीं वो हो रहा है नहीं हो रहा है। हमने उन्होंने कहा था जो हमारे हिंदुस्तानी जर्नल जो छपते हैं उसके एब्स्ट्रैक्ट जो है, उसका जो सार है वो हम हिंदी में भी छापेंगे। क्या बात है। मैं राजभाषा समिति का मैं सदस्य भी रहा हूँ, और मैं तो दस्तखत भी हिंदी में ही करता हूँ। अब बैंकों में चूंकि पुराने दस्तखत अंग्रेजी में हैं वो चल रहे हैं, लेकिन मैं हिंदी में करता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, हमारे स्कूलों की जिम्मेदारी बन जाती है। अभी सुधीर मिश्रा जी ने, जो नवभारत टाइम्स के संपादक है, उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई थी। और बल्कि यहाँ हो ये रहा है कि जो लड़के अंग्रेजी स्कूल में हिंदी बोलते हैं उनको सजा तक दी जाती है। हाँ, फाइन लिया जाता है। ये मेंटेलिटी पेरेंट्स के लेवल पे लेनी होगी, हमारे अभिभावकों को काम करना पड़ेगा। जैसे चलिए हम कह रहे हैं पूरी हिंदी पे ना आए, हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड पे ही आ जाए, फिर धीरे धीरे हिंदी पे शिफ्ट करें। इतना थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन उस दिक्कत से कहीं ना कहीं तो हमें फेस करना ही पड़ेगा। सर भाषा गलत नहीं है, भाषा ना बोल पाने पे जो हीन भावना महसूस हो रही है कि अंग्रेजी नहीं बोल बहुत गलत है, बहुत वो गलत है, बिल्कुल सही है, वो टॉक्सिसिटी है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक बार मेरे साथ भी हुआ, आई फेल्ट वेरी गिल्टी। हुआ ये कि एक रशियन मेरे यहाँ आए हुए थे, तो मेरे एक साथी रशा गए थे, डॉक्टर चनन सिंह, मैं बड़े सीनियर थे CDRI में।
तो एक रशियन आया, उसने मुझसे कहा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर चनन सिंह कहाँ उपलब्ध होंगे? देखिए कहाँ उपलब्ध होंगे। अच्छा, मैंने टेकिंग फॉर ग्रांटेड किए तो फॉरेनर है, मैंने कहा यू कैन फाइंड हिम इन द कैंटीन। तो उसने बताया कि आप बताएंगे भोजनालय कहाँ। अरे देन आई रियलाइज माय मिस्टेक, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा माफ कीजिएगा श्रीमान, मैं आपको बताता हूँ, आप इधर चले ऐसे। देखिए, तो ये भी मेरी मेंटेलिटी थी, गलत मेंटेलिटी थी मेरी। सही बात है। क्योंकि मैं CDRI में काम करता था, हम लोग पेपर्स वगैरह अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी में ही हमें जर्नल उपलब्ध होते हैं। लेकिन मैंने उसको रियलाइज किया कि वो मुझसे हिंदी बोल रहा हूँ, मैं उससे अंग्रेजी बोल रहा हूँ, कितनी एक गलत बात थी ये। तो ये करना पड़ेगा हमें, ये आप बिल्कुल ठीक है। देखिए, इसीलिए मैं हिंदी नाटक करता हूँ, अंग्रेजी नाटक मैंने कभी सोचा भी नहीं। सब क्या लगता है आपको कि बच्चन साहब जो हैं वो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, चाहे वो टीवी पे हो चाहे वो फिल्मों में हो? अमिताभ बच्चन जी बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो क्या इसके पीछे वजह ये है कि वो हरवंश राय बच्चन जी हिंदी के एक महान लेखक जो थे, कवि थे, उनके सुपुत्र हैं, इस वजह से उन्हें बोलना पड़ता है, या क्या कहेंगे कि वो नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, खैर लीगेसी तो है ही है। जो कहते हैं कि घर से संस्कार तो उनको उसके मिले ही हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको हिंदी बोलने में कोई दिक्कत होती है या अंग्रेजी बोलने में कोई दिक्कत होती है इसलिए हिंदी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। वो अंग्रेजी भी बहुत अच्छी जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन जी में राष्ट्रीय भावना बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल है। वो एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी मैं मतलब बॉलीवुड में मैं सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ। कभी मिलना हुआ या कुछ ऐसा? नहीं, मिलना मेरा नहीं हुआ। मैंने एक वो टीवी कमर्शियल किया था, कौन बनेगा करोड़पति क्या, लेकिन उसे भी मेरा बेटा जाता है हॉट सीट पे। अच्छा। तो उसका सामना होता है, मेरा सामना तो नहीं होता है। मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनके बारे में जानता हूँ, पढ़ता रहता हूँ कि जितने वो पंक्चुअल हैं, धीर गंभीर हैं, अपने रोल के ऊपर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनका जो अभिनय है बहुत प्रभावशाली है। सर, फिल्मी दुनिया का कोई ऐसा कलाकार जिससे कभी आपका मिलना हुआ हो या जिनसे आप संपर्क में रहते हैं, जिनका बहुत आप पे बहुत एक इम्पैक्ट आया कि यार ये, या आपने किसी के ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा जो? अब देखो, मैंने तो कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि मैं कोई बड़ा कलाकार नहीं हूँ, सर। लेकिन मुझे काम करने का मौका जरूर मिला लोगों के साथ, तो मैंने उनकी सिंसियरिटी भी देखी। जैसे आशुतोष राणा, आशुतोष राणा को मैंने देखा मुल्क में, जब वो बहस करते हैं, अब इतने लंबे लंबे डायलॉग्स तैयार करके वो आते हैं, उनकी भी हिंदी जबरदस्त है। तापसी पन्नू थी जी। मेरे लिए, मैं अभी एक फिल्म मैंने जज का रोल किया था, मेरे पापा में, करीब 1.5 पेज का डायलॉग था। तो मेरे लिए अब याद करना बहुत मुश्किल हो गया है, पहले से ही मेरी कमजोरी थी, अब भी है। तो डायरेक्टर का नहीं, मैं काट काट करके लूँगा। लेकिन जिस ढंग से आशुतोष राणा जी है, जो एक्टिंग उन्होंने ज़बरदस्त की थी, मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने जॉन अब्राहम के साथ भी काम किया, कई फिल्में की, ऋषि जी के साथ भी मैंने काम किया, मैंने अजय देवगन के साथ भी काम किया। तो काम मैंने अभी अक्षय कुमार जी के साथ भी मैंने काम किया। अक्षय कुमार भी अच्छे हैं, ही इज़ वेरी सिंपल, लोगों से बड़ी जल्दी मिक्सअप होते हैं। ये नहीं कि उनके में ईगो है कि मैं साहब अलग ही बैठूंगा, वो जल्दी सबसे मिक्सअप हो के बात। मैंने एक ही फिल्म की अभी, मिशन रानीगंज, उनके साथ। तो मतलब इन लोगों की जो अपने आप में जो व्यक्तित्व है वो प्रभावित करता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि जो लखनऊ वाले और खासतौर से दो पुराने लखनऊ वाले जब एक साथ जमते हैं, और वो भी एक अपने सर, आपका तो पूरा एक लेगेसी वाला अनुभव लेकर के, तो शायद बातें हमारे जैसी, वो जो बाल्टी होती है ना कुएं के अंदर, बार बार जाकर के खूब सारा पानी निकालना चाहती है। देखिए, मैंने तो वो जमाना देखा है। मतलब मेरी पैदाइश 1943 की है, स्वतंत्रता से पहले की। तो जब स्वतंत्रता हुई है वो भी मैंने देखा है। मेरा स्कूल भी मैंने देखा है, वहाँ झगड़ेश्वर महादेव का मंदिर है। अच्छा। वहाँ पर पट्टियाँ बिछा करके हम लोग पट्टियों पे बैठते थे। मेरा जो मकान है जिसमें मैं रहता था, गमले वाली कोठी कहलाता रहा है वो, राजा बाजार में। वहाँ ताजिए रखे जाते थे जब बिक्री होती थी मुहर्रम में। आप सोचिए, वो गली राजा बाजार की पूरी ताजिए वहाँ रखे जाते थे,
और पूरे शहर से लोग आते थे वहाँ ताजिए खरीदने के लिए। मेरे घर में भी बाहर वो किराए पे दिया जाता था। अब तो वो बाहर शिफ्ट हो गया मेडिकल कॉलेज के पास। तो वो सब ज़माने अलग थे। राजा बाज़ार बहुत मशहूर इलाका हुआ करता था, और इस मामले में आज भी बहुत मशहूर है कि खान पान की चीज़ें वहाँ आपको खूब मिलेंगी। बहुत बढ़िया। वहाँ की त्रिवेदी की जो बर्फ़ी है, वो जिसे कलाकंद कहते हैं, कलाकंद, वो आज भी बहुत मशहूर है। बिल्कुल। छाछी कुआं मंदिर, छाछी कुएं का मंदिर है, वो बहुत पुराना मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी यहाँ पर आए थे। हम लोग भी जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। तो वो चीज़ें हैं। लेकिन अब जैसे मैंने बताया कि सुभाष मार्ग टोटली कॉमर्शियल एरिया हो गया, जो रेजिडेंशियल एरिया था। तो अब जो मैंने बताया कि वहाँ चलना दुश्वार हो गया बाजार, जो कि क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट लेवल पे, ये LDA हो चाहे नगर महापालिका, उनकी कमी ये है कि ये लोगों को बहुत छूट दिए रहते हैं। जिन जगहों पे पार्किंग होनी चाहिए थी उसको उन्होंने गोदामों में कन्वर्ट कर लिया है। अब क्या होता है कि जो सरकारी लीज की ज़मीन है, आगे जो 10-12 फीट होती है वो आपने घेर ली। उसके बाद पीछे गराज जो आपका है, गराज में तो गाड़ी नहीं, वो तो गोदाम बदल गया। गाड़ी आपकी खड़ी होगी, उसके बाद में ट्रक आता है आपका सामान के लिए, फिर ट्रक खड़ा होगा। अब आप सोचिए 10-12 फीट की ज़मीन वो चली गई, 6 फीट की गाड़ी रख लीजिए, फिर ट्रक रख लीजिए। चौड़ी सड़क है हमारे जैसे सुभाष मार्ग, लेकिन दोनों तरफ इतना ट्रैफिक किया, चलने वालों के लिए जगह नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये अगर अभी भी सरकारी लेवल पे देखी जाएं तो हमारा पुराना लखनऊ का जो खूबसूरती है वो आज भी वही है। सर, आपने ना, जब हम लोगों ने कॉन्वर्सेशन शुरू किया तो बातों में हमने शुरुआत की थी रेडियो की लाइसेंसिंग से। रेडियो का लाइसेंस पे बहुत सारे जमानों की बात हुई, एंड आपने एक पूरा एरा देखा है। आपने वही 70s, 60s, 80s, 90s सब देखे। 82 साल का हूँ तो कम से कम 75 साल की यादें तो नहीं हैं। तो वो सर वो देखा है। एक प्रश्न है सर मेरा, और ये हमारे कॉन्वर्सेशन को अपने आखिर की तरफ लेके जा रहा है। एक बहुत बड़ा स्ट्रगल अभी इधर सामने आया देखने में कि पहले ये था कि जब रेडियो था तो लोग लाइव जो म्यूजिक का एक माध्यम आया कि भाई चलो रेडियो है। फिर जब धीरे धीरे सिनेमा, बायोस्कोप लगने लग गए तो रेडियो पे ऐसा लग रहा था कहीं खतरा है। फिर बायोस्कोप से भी बड़ी चीज आ गई, सिनेमा हॉल्स वगैरह आने लग गए। फिर उसको भी देखते हुए टीवी आ गया, टीवी आने लग गया। फिर सर सिनेमा हॉल और ज्यादा होने लग गए, उनकी तादाद बढ़ने लग गई। मल्टीप्लेक्सेस बनने लगे। अब मल्टीप्लेक्सेस आ गए। मल्टीप्लेक्सेस आते आते सर अभी OTT आ गया, जो आपको घर बैठे सिनेमा दिखा रहा है। 100 रुपए के रिचार्ज में आप महीने भर जितनी चाहे अनलिमिटेड सिनेमा देख सकते हैं, देख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो सर्वेज सामने निकल करके आ रहे, कितने तो सिनेमा हॉल्स लखनऊ के बंद हो गए जी, जो कम पूंजी में थे, और जिनके पास पूंजी रही उन्होंने अपने आप को ट्राई किया कि भाई डुप्लेक्स जैसे नोवेल्टी या साहू सिनेमा ने अपने आप को। देखिए, सिनेमा हॉल के बंद होने के 2 दौर आए। हाँ। एक पहले दौर आया जब मल्टीप्लेक्सेस बनने लगे, और अब वो दौर आया कि मल्टीप्लेक्सेस भी खत्म होने लगे। बिल्कुल सही बात। तो अनुभव सिन्हा जी अभी जब आए थे हाल फिलहाल में, तो हमने उनसे बातचीत करी, तो उनका एक प्रश्न था। कहने लगे, प्रतीक मैं इस बात पे भी यात्रा कर रहा हूँ, मैं लखनऊ आया हूँ, काशी जाऊंगा, देहरादून जाऊंगा, मैं सिर्फ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ लोग सिनेमा में क्यों नहीं आ रहे हैं। इस वक्त बड़े बड़े मतलब खान्स और कपूर्स जो हैं सर, उनकी फिल्में फ्लॉप जा रही हैं, सिनेमा हॉल्स खाली जा रहे हैं। क्यों क्या लगता है सर? उसकी वजह ये है कि एक तो जो मैंने बताया, शहर का ट्रैफिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोग निकलना नहीं चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 है कि आपको घर बैठे आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, और अब वो एंटरटेनमेंट में वैरायटी आ गई है। जैसे सीरियल्स बन रहे हैं, OTTs बन रहे हैं, वेब सीरीज OTT पे वेब सीरीज आ रही हैं। तो अब लोग ज़्यादा जाते हैं कंटेंट के ऊपर रादर देन ग्लैमर। जो शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं, या तीसरे खान जो भी हैं, इन लोगों में क्या है, ग्लैमर है। मैं इनको आर्टिस्ट नहीं मानता हूँ, हीरो हैं। मैं इनको स्टार मानता हूँ। स्टार आर्टिस्ट मैं मानता हूँ, नवाज को मैं मानता हूँ, मैं नसीर भाई को मानता हूँ, हमारे ओमपुरी जी थे, मैं उनको आर्टिस्ट मानता हूँ। जी, तो अब लोग जो है वो आर्टिस्ट को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत स्टार को। स्टार जो आते हैं वो उनकी थीम्स भी जो होती हैं
उनकी थीम्स भी वैसी नहीं होती जो डायरेक्टली, देखिए हम जैसे थिएटर भी करते हैं, हमारा वो थिएटर सही होता है जो डायरेक्टली जनता से कम्युनिकेट करता है। जैसे हमने अभी डैडी प्ले किया, डैडी प्ले में मैं आपको बताऊं 30% लोगों की आंखों में आंसू थे। सही बात है। लोग अपने को रिलेट कर रहे थे कि मैं अब अभी से बहुत से आजकल थिएटर हॉल वगैरह में अब देखिए सीनियर सिटीजन बहुत आते हैं, बहुत लोगों की फैमिली में वैसे लोग हैं, बहुत लोगों के परिचित लोग वैसे हैं। ऐसे मैंने एक प्ले किया था आखिरी वसंत, जिसमें पेरेंट्स के बच्चे बाहर चले जाते हैं। अब बाहर चले जाते हैं, वो क्रेव करते हैं उन बच्चों के लिए, बच्चे नहीं आने की स्थिति में, तो चीज़ वो पसंद की जाती है जो डायरेक्टली ऑडियंस अपने से रिलेट करती है कि कहीं ना कहीं ये मेरी कहानी है, कहीं ना कहीं मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं मैंने इसको महसूस किया या मेरे पड़ोसी ने महसूस किया। मैंने एक प्ले शनिवार रविवार किया था चाइल्डलेस कपल के ऊपर, तो डायरेक्टर जनरल थी एक ICMR की, वो आई, तमाम उसमें 2-4 लोग विदेश से भी आए थे, हिंदुस्तानी थे हमारे यहाँ CDRI में, उन सब ने देखा। तो मैंने बाद में, हमें डायरेक्टर साहब ने कहा भाई तुम्हारा रसोगी नाटक सबको बहुत पसंद आया, सब बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा हाँ सर सब पसंद कर रहे थे, वो लेडी तो बड़ी गुमसुम थी, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, लगता उन्हें अच्छा नहीं लगा। बोले शी इज अ चाइल्डलेस लेडी। तो देखिए कहीं ना कहीं वो प्ले छुआ। ऐसे हमने एक प्ले किया था कन्यादान, जिसमें अपार्थीट पे था कि एक हाई कास्ट की लड़की एक शेड्यूल कास्ट से शादी कर लेती, फिर उसका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता। उसमें मैं आपको बताऊँ 3-4 फैमिलीज ऐसी थी जो रोई या कुछ हुई, तो हमने एक से पूछा क्या हो गया, बोली मेरे घर की कहानी है। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिल्में वो सफल होती हैं जो या तो प्योर एंड सिंपल एंटरटेनमेंट हो, हा रोम कॉम टाइप, या कहीं ना कहीं आदमी अपने को जोड़े उससे। तो आज कंटेंट जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया है बनिस्बत हीरो। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आजकल हर तरफ इसकी बहुत तबाही है बोलूं कि एक तरीके से छाई है, AI, और आज आप साइंटिस्ट हैं, विज्ञान वाले हैं। भाई मैं ज़्यादा AI समझता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तो इससे तो सर्वनाश हो जाएगा। सर AI ने अभी एक वेब सीरीज बना दी है पूरी, कुरुक्षेत्र, और जो AI से ही पूरी बनी है, और कुरुक्षेत्र है, महाभारत भारत भी जो आ रहा है वो भी लिखते हैं कि AI जनरेटेड, और हिंदुस्तान, और वो बहुत पसंद कर रहे हैं लोग जी। नहीं तो पसंद इसलिए कर रहे हैं कि देखिए आदमी जब उसको करेगा तो उसमें आदमी अपने ढंग से करेगा। AI को आप जिस ढंग से चाहें, परफेक्शन वाइज भी आप जितना चाहें उतना ढाल सकते हैं, तो जाहिर है कि वो चीज़ तो ज़्यादा पसंद होगी। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये फिर जो हमारी जो नॉर्मल एक ह्यूमन लाइफ जो चल रही है, इसको बहुत बड़े लेवल पे डिस्टर्ब करने जा रहा है। सर पूरा गाना AI लिख दे रही है, पूरा फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दे रही, किताबें लोग AI से लिखवा करके अपने नाम से रिलीज करवा रहे हैं पूरा। प्लस जैसे मैं भी अगर आपका नाम डालूं कि मुझे अनिल रस्तोगी जी के बारे में मुझे 8 क्वेश्चंस पूछने हैं इस पॉडकास्ट के, तो आप मुझे आंसर दो, वो कौन से 8 क्वेश्चन होने चाहिए। आपका नाम ऑलरेडी इंटरनेट पे पॉपुलर है कि आपके नाम पे डालो, आपकी वेबसाइट बनी हुई है, आपकी सारी चीजें, सिर्फ ये क्वेश्चन अगर मैं डालूं तो AI मुझे पूरा का पूरा क्वेश्चनर दे देता है और विद इन सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स में वो मुझे 10 सवाल दे देगा जो मुझे आपसे पूछने चाहिए। बिल्कुल दे देगा। देखिए मैंने जैसे बताया ना, मैं तो भाई पुराने जमाने का आदमी हूँ। मैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज की वाकफियत नहीं है, लेकिन बच्चे जैसे बात करते हैं उस हिसाब से तो पूरी दुनिया में उथल पुथल होने वाली है ये, एंड आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर मैनकाइंड। और सर दिमाग का यूज ही, पहले तो हम गूगल से ही परेशान थे, क्रिएटिविटी सारी खत्म हो जाएगी। हम पहले तो गूगल बाबा से ही परेशान थे, अभी से ही परेशान थे, कि भाई की जरूरत नहीं। हाँ, किताबें सारी बंद रखी, धूल खा रही है, सब गूगल पे मिल रहा है। गूगल आया, इससे बहुत फायदा भी हुआ। जैसे कुछ नहीं, हम इसी की बात करते हैं, GPS आप लगा करके कहीं आप चले जाइए, कुछ हो जाइए, 10 जगह पूछना पड़ता, तो उसके एडवांटेजेस भी हैं। लेकिन यहाँ AI में मुझे डिसएडवांटेजेस ज़्यादा दिख रहे हैं बजाय एडवांटेजेस के। अब मुझे पहला इंटरेक्शन तो ये हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं प्रदीप श्रीवास्तव, आप जानते होंगे साइंटूनिस्ट हैं जी। हाँ बिल्कुल। तो प्रदीप जब मेरा वो पिक्चर, मेरा प्ले आया, क्या नाम है ये, डैडी, तो अपनी वाइफ से उसने मुझे मिलाया, फोटो ली मेरी, उन्हें एक फोटो डाली। दूसरी उसने फोटो अपनी वाइफ के साथ डाली जिसमें मैं सूट वूट पहने थे, मैं बो लगाए हुए था। अरे मैंने प्रदीप को फोन किया, मैंने कहा प्रदीप
ये फोटो तुझे कहाँ से मिली? मैं तो वो लगाता ही नहीं हूँ। हाँ बोला सर ये एआई है। हाँ वो पूरी मेरी पिक्चर उसने एआई से क्रिएट कर दी, क्योंकि उसकी वाइफ उसी ड्रेस में थी, मेरी ड्रेस बदल गई। सर एआई मतलब आप समझिए कि लता जी अब हमारे बीच में नहीं है, बट उनके पुराने गानों से उनकी वॉइस का टेक्सचर लेकर के जी। लोग एआई से गाने गवा लेते नहीं हैं। नहीं नहीं, मैंने तो देखा है जो ये इसको जो कमर्शियल जो लोग यूज कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट वाले, हाँ ये बहुत मिस यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सेम वॉइस। आप देखिए आज तक के जो एंकर्स हैं, हाँ उन एंकर्स की एग्जैक्टली उन्हीं वॉइस में प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर रहे हैं, जबकि मैं जानता हूँ वो नहीं कर रहे हैं। बाबा रामदेव तो चलिए वो तो कमर्शियल आदमी है, लेकिन हमारे वो जो हैं श्री रविशंकर जी, हाँ। अब पता लगा रविशंकर जी अपनी आवाज में किसी प्रोडक्ट का एक घंटे एडवर्टाइजमेंट। एग्जैक्टली। आई मीन आई थिंक दिस मस्ट स्टॉप। ओशो की वॉइस में सर कितने ऐसी चीजें जो ओशो ने कभी कही भी नहीं है, और वो सुन रहे हैं लोग। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड और इनको कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। अब पता लगा कि मोदी जी की आवाज़ में कोई बोल रहा है और अनशंटन कुछ भी बोल सकता है। Until unless there is some check on this type of thing, I think this is going to destroy the whole system. तो सर आज बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट, एंड मधुरिमा ने 4 चांद लगाए। सर इनकी लेगेसी को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये बहुत पुरानी दुकान है, आगे जैसी जितनी पुरानी है उससे और ज़्यादा आगे ही जाए। और लोग जैसा मैंने आज देखा, हालांकि जैसे मैंने बताया मेरी पत्नी ने कई बार मुझसे कहा कि चलिए साहब मधुरिमा चलते हैं, मैंने कहा अब इतनी दूर कौन जाएगा। लेकिन वाकई में इनके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने उस लीगेसी को, उस जो पुराना इनका दस्तूर रहा है उसको इन्होंने कायम रखा है। वो कायम ही नहीं रखा बल्कि उसको और आगे बढ़ाया है। तो ऐसे ही आगे और बढ़े, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनके लिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। सर बस यही रहता है कि जो पुराने लोग हैं या जो लेगेसी ओरिएंटेड लोग हैं उनको लेगेसी में ही लाया जाए। सर एक हमारा यहाँ पे लास्ट में एक छोटा सा गेम है, और हर बार हम लोग क्या रखते हैं, क्योंकि मधुरिमा का एक ये भी रहा है, ये ना बहुत एक्सपेरिमेंटल भी है। ये पुरानी क्या चीजें तो मिलेंगी, प्लस आपको नए तालमेल भी मिलेंगे, नए जमान जेनजीज जो अभी है उनके साथ में भी ये कदम से कदम मिला करके चल रहा है। तो सर सामने ना हमारे कुछ ये देखिए हलवे रखे हुए हैं। अच्छा। हाँ, और ये जो हलवे रखे हैं सर, तो इसमें क्या है, ये डिफरेंट चीजों के हलवे आपको खा करके टेस्ट बताना है। और इनफैक्ट आप तो एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं, परीक्षण इतने करे आपने, तो आपके अंदर का साइंटिस्ट एंड कलाकार दोनों को जगा के ये जो हलवा आपको बताना है कि इनके अंदर है क्या, किस चीज का एसेंस और ये किस चीज का हलवा हो सकता है, ये आपको गेस करके बताना है। खा करके एक चम्मच छोटी छोटी रखी है सर। अरे भाई, और ये परीक्षा हाँ, में तो मैं पता नहीं। हाँ सर, ये आपको ये कैमरा आपको कैप्चर कर रहा है और आपको कैमरे को अच्छा, वैसे 5 चम्मच भी रखे। हाँ भाई देखिए, इनके में मेवा इतनी है कि असली स्वाद तो मेवे का ही मिलेगा। क्या लग रहा है सर, ये जाड़े में बहुत तो गाजर का हलवा लग रहा है। दिस इज गाजर का हलवा। बिल्कुल, आपने सबसे आसान चीज से सबसे पहले अटेम्प्ट की है। सो नाउ द नेक्स्ट। अब इसका स्वाद ही मेरे मुंह में है, तो इसका स्वाद क्या पानी पता थोड़ा है? सा बाद में बताता हूँ। बाद में बताएंगे। तो गैस करने की कोशिश करिए कुछ थोड़ा, मैं थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ ये किस चीज का है। ये तो दाल वाला हलवा है। ये मूंग की दाल का हलवा है। और सर पता है आपको वो किस चीज का हलवा रहा?
मैंने खाया नहीं है भाई पहले। वो वाला जो था सर, वो था अदरक का हलवा। अदरक, सोंठ, अदरक का टेस्ट तो आया था मेरे मुंह में, अदरक, लेकिन अदरक का भी हलवा बनता है ये मुझे मालूम नहीं। सर, ये मधुरमा ने एक्सपेरिमेंट करके अपनी लैब में मिठाइयों की लेकर के आए हैं सर, ये टेस्ट करिए। इतनी वैरायटी हमने खाई नहीं तो क्या बताएं। फिर भी सर एसेंस आ रहा होगा कुछ। हाँ तो रहा है यार कुछ, लेकिन भी है किसी दाल का ही है वो सर ये दाल और बादाम, दाल और बादाम को मिक्स करके बिल्कुल प्रोटीन का हलवा एक बनाया गया है सर। ये जो है अगला लास्ट वन, ये तो हलवा लग ही नहीं रहा है यार। चटनी लग रही है सर। देखिए सर, हरा है तो सर भांग का हलवा नहीं होगा पक्का। तो बहुत टेस्टी है भाई। मेरे सब मेवे मिले हुए हैं भाई, मेवा ज्यादा टेस्ट है। और क्या है सर, गेस करिए एसेंस। मैं बताऊं, वैसे मेवे का टेस्ट ज्यादा है। हाँ सर, एक मेवा ही है ये, मेवे का एक मेवा है, ड्राई फ्रूट, उसका ही हलवा है। अब कलर से आप गेस कर लीजिए इस कलर की कौन सी मेवा होती है। ओह अच्छा, पिस्ते का हलवा। एग्जैक्टली सर, वाह, वो पिस्ते का हलवा था। मैंने पिस्ते की बर्फी तो खाई थी, हाँ, लेकिन पिस्ते का हलवा पहली बार खाया हूँ मैं। हाँ तो सर ये विंटर्स में हमने बोला कि आप आ रहे तो दे सेड कि अच्छा ठीक है, हम सर को ना हलवे की वैरायटीज में इस बार बहुत बढ़िया, कहेंगे कि आप हलवे की वैरायटी जो है वो टेस्ट करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस सर थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। और इस पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट का जो एपिसोड है मधुरमा प्रेजेंट्स, इसको और भी ज्यादा अच्छा, सुंदर और जड़ों से इसकी मजबूत करने के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सर पूरी टीम को हमारी जाते जाते, और जो भी आपको देख रहा है उनको? भाई मैं ये कहूँगा कि आजकल पॉडकास्ट का चलन है, और पॉडकास्ट जो है वो एक आदमी के व्यक्तित्व के बारे में, उसके काम के बारे में बताते हैं। वो देख करके एक आदमी के पूरे करियर का उससे एक्सपोजर होता है और देखने वाले को मिलता है। तो ये अच्छे ढंग से बनाया जाना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि इसको विस्तृत बना करके फिर उसकी एडिटिंग करके उसकी जो विशेषताएं हैं उनको उभार करके लाना चाहिए, ताकि उस आदमी के व्यक्तित्व के बारे में और जो जिस बारे में बातचीत हुई है वो पूरी उभर करके आए। और मुझे लगता है कि आपसे जो इतना लंबा डिस्कशन हुआ है जी, तो जाहिर है पूरे टाइम का तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी सुपरफ्लुअस बातें भी हुई हैं, लेकिन उन्हीं में से अब ये आपकी विशेषता होगी कि आप उसमें से चुन के कैसे उसको निकालते हैं। बट सर बिलीव मी, मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट जो भी व्यक्ति हमारा देखेगा उसके पास में, क्योंकि पॉडकास्ट इज अ लॉन्ग फॉर्मेट, वो जो गलियों से, वो जो गमले वाली कोठी से, वो जो कपड़े की दुकान पे कमल भैया की कहानी से शुरू होकर के ये पिस्ते के हलवे पे जो खत्म हुई है सर ये एक अपनी पूरी यात्रा। और आपने बहुत कुछ, क्योंकि आपने कलाकार के हक की भी बात करी, आपने कलाकार कैसे सशक्त हो उसकी बात भी करी, आपने विज्ञान और कला को सामंजस्य से कैसे बैठाए वो भी बात की। नहीं, मुझे लगता है कि विज्ञान और कला में एक अच्छा जोड़, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, मैं कोई रोल करता हूँ तो उसकी मेरी अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच होती है कि कैसे इसको ग्रो किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, कैसे मूवमेंट में जो मीनिंगफुल उसको बनाने के लिए, तो वो साइंस का फ़ायदा तो मुझे मिलता है, मुझे लगता है। और कोई डिसिप्लिन वाले भी करते हो, मुझे आई डोंट नो, क्योंकि मैं उस डिसिप्लिन में रहा नहीं, लेकिन साइंस का मुझे इसका फ़ायदा मिलता है। So it was great conversation with you. Thank you sir यहाँ आने के लिए। और बस इसी तरीके से बहुत सारे कलाकारों की आवाज़ बनते रहिए, अंदाज बनते रहिए,
और जो आपने आते समय बोला भी था कि मैं चाहता हूं कि मैं बुजुर्ग या बुढ़ापा ना दिखे, लेकिन वो दिख जाता है सर, वो कहीं से नहीं दिखा। वो शायद ऐसा लग रहा है अंदर अभी भी वही गली मोहल्ले का वो जो एक अनिल है वो निकल करके, और सर बहुत सारे रंग आपके। सर धन्यवाद। देखिए ये सब ईश्वर की मर्जी है और मेरे दोस्तों की, मित्रों की शुभकामनाएं हैं। वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा, वैसा रहूंगा मैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। अब यहाँ के बाद फिर किसी दिन चाची को मंदिर पे टकराएंगे और हम आपको याद दिलाएंगे, हम वही हैं। ये भैया मैं खत्म कर दूं, मैं वेस्ट नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। यहाँ तक आपको देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। मधुरिमा प्रेजेंट्स पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट विद आरजे प्रतीक, इसको किसी एक ऐसे व्यक्ति से जरूर शेयर करिएगा जो एक कलाकार की यात्रा से कहीं ना कहीं खुद को जोड़ना चाहता है और जोड़े रखते रखते बहुत कुछ सीखना चाहता है। और कमेंट में जरूर बताइएगा सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी इस कॉन्वर्सेशन की, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।